घर आने के बाद मन में ये सोच ली भी जिंदगी माउंटेन नहीं जाऊंगा, क्योंकि माउंटेन इज़ वेरी टफ। जिन्हें क्लाइंब करने जा रहे हैं और आप मेरे साथ चलो, तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं यार आज उड़ा ले भाई, माउंटेन में नहीं जाऊंगा भाई ज़िंदगी में, चाहे पैसे दे दे दूँ मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। उसके बाद मैं माउंट किलिमंजारो के लिए क्लाइंब करने गया दिसंबर 2021 के अंदर। मैंने उस माउंटेन को 5 दिन में 2 बार क्लाइंब किया। 5 दिन में 2 बार? मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो उसको। लॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लॉस का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम 8000 था, काफ़ी टफ था, काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। इतना सोच के गया था कि इतना चैलेंजिंग होगा? एक ना डर पैदा कर रखा था लोगों ने, 8000 आप 8000 मीटर जा रहे हो आप। तो ऐसे इंसिडेंट देखे हैं तूने जहाँ पे तेरे सामने बॉडी थी मरा हुआ था, वो रेस्ट करने लग गया, रेस्ट करते करता। ऐसी कौन सी चीज़ होती है भाई जो तुम्हें मतलब मोटिवेट करती है? एक्चुअली क्या होता है कि माउंटेनिंग नशा होता है, अगर आपको वो नशा हो गया ना तो आप दारू पीने वाला दारू छोड़ सकता है, लेकिन माउंटेनिंग वाला माउंटेनिंग नहीं छोड़ता। माउंटेनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में से एक है। भी आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप माउंटेनिंग नहीं। जैसे पामा की जो अभी कॉस्ट है 35 to 40 लाख है। 35 to 40 lakhs। वेलकम टू इलाइट ट्रैवल्स पॉडकास्ट। थैंक यू नरेंद्र भाई। सो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, वैसे तुम दोस्त हैं बट मेरे को ऐसा थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग रहा है कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब से हम लोगों ने BMC वगैरह छोड़ा है तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल। तो मेरे को ज़िंदगी यहाँ पे ले आई इलाइट ट्रैवल्स में, तेरे को माउंट एवरेस्ट पे। तो ये जो चेंज है, जो चेंज ऑफ पाथ था, ये कैसे हुआ? मतलब तेरे को शुरू से ही तेरी जर्नी क्या रही अब तक की, यहाँ तक की BMC के बाद क्या चीज़ें हुई जिनसे तेरे को मोटिवेट करा टू बिकम अ माउंटेनियर? देखिए मैंने और मोहित ने 2019 में बेसिक कोर्स किया था हम दोनों ने। तो बेसिक कोर्स के दौरान मैं इतना फिजिकली काफ़ी अनफिट था सबसे। इवन हम बैच में 70 बच्चे थे टोटल, और 70 में से सबसे कमज़ोर बच्चा था वो मैं ही था। मोहित काफ़ी फिजिकली फिट था। नहीं भाई, मैं सबसे पीछे रहता था रेस में, ठीक है, जो सुबह सुबह जॉगिंग होती थी। चलो रेस में इन केस फिजिकली आप टोटली मतलब फिट थे। तो एक्चुअली उस टाइम हमें माउंटेनिंग का पता नहीं था, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों का हमें इतना पता नहीं था कैसे कोर्स होते हैं। तो हिसार से बिलोंग करता है? हरियाणा? हिसार से हरियाणा। तो उस टाइम इतना पता नहीं था, हमने जैसे तैसे गूगल से हेल्प ली या कैसे करी। फिर हमने फॉर्म अप्लाई किया अटल बिहारी इंस्टीट्यूट में, तो शायद सितंबर में हमारा कोर्स था। पर मेरा एक सवाल है, तेरे को माउंटेनियरिंग के बारे में कैसे पता चला शुरू में सबसे पहले जैसे 10th तक हम बुक पढ़ते थे, उसके बाद न्यूज़पेपर में डेली देखते थे, आज इन्होंने क्लाइंब किया, आज इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, आज इन्होंने किलिमंजारो क्लाइंब किया। तो हम देखते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था इस लाइन में एंट्री कैसे की जाए। तो उसके बाद फिर काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी, गूगल में देखा भी क्या होता है। गूगल से पता लगा कि इनके बेसिक कोर्स होते हैं, और बेसिक कोर्स में इंडिया में 6 कॉलेज हैं जहाँ बेसिक कोर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट की, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली हो गया, JIM पहलगांव हो गया जम्मू कश्मीर में, NIM उत्तरकाशी हो गया, अभिमास हो गया, और ये HMI दार्जिलिंग हो गया, निमास हो गया अरुणाचल प्रदेश में, एक सिक्किम में। बेस्ट कौन सा? बेस्ट सभी बेस्ट बहुत आ। सारे गवर्नमेंट के शायद? सब गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट का शायद अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मना लिया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट सारे इंडिया गवर्नमेंट के। NIM आज के दिन सबसे बेस्ट चल रहा है, उसकी रेटिंग सबसे अच्छी है। तो उसके बाद क्या था कि वहाँ ना 5 से 6 महीनों की वेटिंग होती थी। फिर हमने 6 महीने पहले अप्लाई किया, उसके बाद सितंबर मंथ में हमें बेसिक कोर्स करने का मौका मिला। तो कोर्स में इतना पता नहीं था अभी स्टार्टिंग में कोर्स में कि क्या होता है, कैसे होता है। घर से निकल के थोड़ी बहुत उस टाइम रनिंग करते थे, लेकिन एक तो हम रनिंग करते थे हिसार में नॉर्मल लेवल पे, वहाँ रनिंग होती है एल्टीट्यूड हाई पे, क्योंकि वहाँ मनाली का एक्चुअली एल्टीट्यूड ही 2000 मीटर हो गया। तो इतना एकदम गए 2000 पे हम करे, ऑक्सीजन की कमी, यहाँ ऑक्सीजन अच्छी होती है, और वहाँ ऊंचाई में हमें रनिंग करना पड़ता है। यहाँ तो रनिंग प्लेन में करते हैं, जंगल के थ्रू कहीं पे भी। तो फिर 5-6 दिन, क्योंकि वहाँ आपको ना डेली रनिंग, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको उठना, उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा रनिंग और एक्सरसाइज। तो 7:30 तक हमारा कोर्स रहता था रनिंग और एक्सरसाइज का। उसके बाद ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट के बाद हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे माउंटेन पे, जैसे वहाँ क्लाइंबिंग कर ली या फिर रैपलिंग कर ली, या जो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें नॉलेज दी जाती थी। तो उसके बाद फिर हम लंच करते थे, लंच के बाद फिर क्लासेस होती थी आपके। तो याद है सर ने हमें एक चीज़ बताई थी, मतलब बहुत सारे सर होते थे, तो एक उन्होंने चीज़ बताई थी कि 3M का कॉन्सेप्ट बताया था माउंटेनियरिंग में, याद है तेरे को? वो बता सकता है? एक तो मैन, मटेरियल और मनी। राइट। माउंटेनिंग चलती है 3M से। अगर आपके पास एक भी चीज़ इन तीनों में से कम है तो आप प्रॉपर एक गुड माउंटेनियर नहीं बन सकते। तो फिर जैसे कोर्स किया, कोर्स 6 दिन निकले कोर्स के बाद, उसके बाद मेरे नी में हो गई प्रॉब्लम, स्वेलिंग हो गई, क्योंकि इतना वर्क हार्ड नहीं किया कभी, उस टाइम में रेस्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने फैसला कर लिया भी आई गो बैक रिटर्न, भी मेरे बस का नहीं है माउंटेनिंग। तो फिर जिस रूम में हम रहते थे, जैसे मोहित रहता था, 1-2 और थे,
तो लास्ट में बोला यार मैं तो कोर्स छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ तो फिर इन्होंने बोला एक वो लड़का था यूपी का, बुलेट भी था शायद, हाँ तो बुलेट सिंह। बुलेट सिंह। तो इन्होंने मेरे को मोटिव भी किया, यार तूने फीस भर रखी है, 20,000 रुपये भर रखे है और इतनी दूर से आए, कम से कम 1 महीना निकाल तो ले जैसे तैसे करके। हाँ तो बीच में छोड़ के जाने वाला बीच में छोड़ने जाने वाला, छठे दिन में छोड़ के जा रहा था भाई, यार मेरा बस का नहीं है और इतना हो गया। तो फिर एक मेरा दोस्त था हरियाणा का, तो वहाँ खाना पीना अच्छा मिलता था, 3 टाइम हमें खाना मिलता था, जूस वूस मिलते थे, इतना खाना मतलब। तो वो बोले यार तूने 20,000 रुपये पर रखे, 20,000 खाना खा के चल जाए यहाँ से, कम से कम पैसे तो पूरे कर जा। तो उसने क्या, उसके बाद फिर जो मेरी रोप इंस्ट्रक्टर थी डिक्की डोलमा मैम, हमारी रोप इंस्ट्रक्टर, और डिक्की डोलमा हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें इंस्ट्रक्टर डिक्की डोलमा मैडम मिली। डिक्की डोलमा 1984 के अंदर इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी, बिचेंद्री पाल। तो उनकी टीम थी 5 लड़कियों की, उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले क्लाइम किया था। उस टीम की मेंबर डिक्की डोलमा थी। तो उस मैम से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। वो हमारी लीडर थी ना? लीडर थी, रोप इंस्ट्रक्टर थी हमारी, लीडर थी। उसने रोप भी इंस्ट्रक्टर क्या होता है वो बता दे थोड़ा। रोप इंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे एक ग्रुप होता है, ग्रुप में हम कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। किसी इंस्टीट्यूट में जैसे हमारा कोर्स था, हमारे 70 बच्चे थे, कोई इंस्टीट्यूट में 50 होते हैं, किसी में 40 होते हैं, किसी में 30 होते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट 10-10 बच्चों को डिवाइड करता है, हर 10 बच्चे पर एक टीचर रखता है, उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं जैसे माउंटेनिंग फील्ड में। तो टोटल 7 रोप हो गए, हमारे 70 बच्चे थे तो 7 इंस्ट्रक्टर हो गए। तो हमें डिक्की डोलमा मैडम मिली उस टाइम, और काफ़ी एक्सपीरियंस था, उनका एक्सपीरियंस हमारे काम आया। उन्होंने भी मेरे को काफ़ी मोटिव किया भी आप माउंटेनिंग में कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो आपको चीज़ें टफ लगती है, कोई भी फील्ड में आप एंट्री करते हो। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को मोटिव किया भी आप कोर्स पूरा करो और उसके बाद आप भी करो। तो फिर वैसे से तैसे मैंने निकाल लिया 1 महीना। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मन में ये सोच ली भी ज़िंदगी माउंटेन नहीं जाऊँगा, क्योंकि माउंटेन इज़ वेरी टफ। इट इज़ ब्रो, माउंटेन वेरी टफ, क्योंकि 10 दिन हम इंस्टीट्यूट में रहते थे, 10 दिन के बाद हम जाते थे 10 दिन ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए। वो याद है देखो, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहला था रॉक, फिर आइस, फिर स्नो। तो ये 3 आर्ट होते हैं ना माउंटेनियरिंग के, कि आपको इन तीनों टेरेन्स पे सिखाया जाता है। तो पहले की जो हमारी रॉक ट्रेनिंग थी वो बोल्डरिंग और इन सब चीज़ों से करवाई उन लोगों ने, रैपलिंग वगैरह। उसके बाद फिर आइस ट्रेनिंग और फिर स्नो ट्रेनिंग, ये सब करवाई थी। तो 10 दिन हमें ग्राउंड लेवल पर वहाँ सिखाया जाता है। 10 दिन मनाली में थे हम, उसके बाद गए हम ब्यासकुंड ग्लेशियर जी, वहाँ पे ट्रेनिंग थी। तो ब्यासकुंड ग्लेशियर हम गए। वहाँ क्या आगे इतना आप, एक तो इतनी ठंड में एकदम रह रहे हो फर्स्ट टाइम, दूसरा आप टेंट में सर्वाइव करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, रात को खाने के लिए जाना, इतनी सर्दी में टेंट से निकलना। खाना छोड़, सुबह जो फ्रेश होने जाना पड़ता था वो बता भाई। सुबह फ्रेश का तो मतलब हरियाणा, दिल्ली, इवन इंडिया वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम माउंटेनिंग में सुबह फ्रेश की होती है, क्योंकि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती माउंटेन में। जो नया बच्चा सीखता है तो आपको टिश्यू पेपर, आप बिल्कुल ओपन में जाओ, नेचर को एंजॉय करो। तो वो एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है कि स्टेज में एडजस्ट होना। राइट। और हमें वो दी जाती थी ना, उस इक्विपमेंट का नाम क्या है वो जो हमारे साथ, आइसेक्स दी जाती थी भी, आप माउंट बैठो धरती पे, आइसेक्स से खोदो, हाँ वहाँ पे डंप करो और फिर उसको फिर कवर करके आप वापसी, ताकि वो हवा हो या विंड चलती है तो वो सुबह 4 बजे सारे कैंप से निकलते थे और जंगलों में जाते थे। सबको ना जल्दी होती थी, मतलब जो पहले जाए भी पहले काम अपना कौन फारिग करके ताकि कोई दूसरा ना देख पाए आपको। तो सबसे पहले तो जितने पेड़ पौधे होते थे उसमें छुपने अब मोई तो बहुत जल्दी 4 बजे 3 बजे होने भाई। मैं राजा भाई और जो मेरे राहुल भाई थे जिनकी राहुल त्यागी, तो हम लोग सुबह सुबह सोते ही हम अलार्म लगाते थे भाई, कितने बजे उठना है, 3 बजे जाके फ्रेश हो गए। मोहित और मोहित सबसे पहले अगर काम करके आता था मोहित से शुरुआत करता था उस टाइम। और मैं बाहर बोलता भी था भाई, आवाज भी मारते थे हम लोग एक दूसरे को, भाई खड़ा है ना बंदा। हमें डर रहता था लड़कियां ना आ जाए, दिक्कत ये थी भाई, और कोई बात नहीं थी, क्योंकि इतना उस टाइम एरिया नहीं होता था, थोड़ा सा एरिया था, उसी में आपको एडजस्ट करना होता। तो काफ़ी मतलब माउंटेन डिफरेंट एक्सपीरियंस था, वेरी एक्सपीरियंस। आपके लिए नया एक्सपीरियंस होता है ना, हर बार आप नई चीज़ें सीखते हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ का शायद सभी बच्चों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बेसिक कोर्स कोई करना आता है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका सुबह का टॉयलेट का हो गया या खाने का हो गया, वो सारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे। खाने का टिफिन देते थे हमें, और वो जैसे उसमें सब्जी डलती थी ठंडी, फिर उसको वाश करना होता था, और ठंडा टाइम उस टाइम। और दूसरा जिस दिन चिकन बन जाए उस दिन तेल जम जाता था। प्योर वेज मैं खाता था तो उसमें हाँ। तो उसके बाद हमें स्वीट डिश मिलती थी, स्वीट डिश के लिए हमारा वो रहता था, स्वीट डिश हमेशा कम क्वांटिटी में होती है और वो एक 1 टाइम मिलती थी। राइट, ठीक है। तो फिर वो वॉश करने के बाद फिर टिफ़िन का रहता था, यार टिफ़िन गुम हो गया, इधर हो गया, पता नहीं कौन उठा लेता था, गलती से दूसरा किसी को उठा लेता था। तो वो जो कोर्स का ना उसका मज़ा भी एक अलग था, डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी थी, लेकिन लास्ट में हमने एंजॉय तो पूरा किया उसको। बिल्कुल।
पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि जब तूने बताया कि तू सोच चुका था कि भाई उसके बाद फिर मैं 1 से 1.5 साल घर आ गया। ठीक है, हिसार वापस आ गया जी। 19 में मैंने कोर्स किया, 2020 कोरोना निकल आ गया, बिल्कुल क्लोज। 2021 की बात बताता हूँ। 21 के बाद एक यूनम के लिए टीम जा रही थी उड़ीसा से। कहाँ के लिए? उड़ीसा से टीम आई थी। ठीक है। नीलांचल उसका लीडर था और नीलांचल का फ़ोन आया। नीलांचल मेरा दोस्त था, उसके 15 लोगों की टीम थी उड़ीसा से। उन्होंने बोला कि आप हमें यूनम क्लाइंब करने जा रहे हैं और आप मेरे साथ चलो। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं यार आज उड़ा ले भाई, माउंटेन में नहीं जाऊँगा भाई ज़िंदगी में, चाहे पैसे दे दे दूँ मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। ओके। वो बोला यार फ्री में चलना है तेरे को आप, क्योंकि हम वो गरीब बच्चे आ रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की स्पॉन्सर कर रही थी उड़ीसा की उस टाइम। और वो बोला आपको बेस कैंप तक चलना हमारे साथ। ये ईबीसी यूनम की बात है। यूनम की, अच्छा। यूनम है मनाली से लेह लद्दाख के बीच। ओके। बारालाचा के पास यूनम माउंटेन है जिसकी हाइट 6114 मीटर है, 61 से 14 मीटर। ठीक है। और वो एक लेवल क्या है इसका? बिगिनर है, मॉडरेट क्या है? मॉडरेट है। मॉडरेट है। टेक्निकल क्लाइम है? नॉट टेक्निकल क्लाइम, आपको नॉर्मल क्रैम्पन की जरूरत नहीं है, ट्रैकिंग शूज से कर, लेकिन वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, उसमें हाइट थोड़ा सा गेनिंग हाइट ज़्यादा होती है। और दूसरा वहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल ड्राई एरिया है, ठंडी हवा चलती है, तो सिर दर्द और ये चीज़ें बड़ी स्वाभाविक है वहाँ। तो इवन उसका फ़ोन आया, मैंने मना कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार फ़ोन आया। अब वो इतनी दूर से आ रहा है, फिर बोला यार आप साथ चलो, थोड़ी हमें एक मोटिव मिल जाएगा कि हमारे साथ 1-2 क्लाइंबर हो रहा है। उसके धक्के करने पर फिर मैं उसके साथ हो गया। मेरा ये था कि मैं नीचे बेस कैंप तक जाऊँगा, ऊपर मैं नहीं जाऊँगा ऊपर। तो वो इतनी दूर से आए बाय ट्रेन, क्योंकि फाइनेंशियली इतना उनको, क्योंकि सभी गरीब बच्चे थे, इतनी पैसे की नहीं था कि वो बाय फ्लाइट से, और बाय फ्लाइट ट्रेन तक दिल्ली आए। दिल्ली से उन्होंने फिर बस पकड़ी, तो उनका सफ़र करीबन 3 से 4 दिन का हो गया। मनाली आते आते वो परेशान हो जाते हैं। 4 दिन आप अगर आप ट्रेन में निकाल लेते तो बॉडी वैसे ही आपका। मनाली में 1 दिन स्टे किया, अगले दिन उनको निकलना था। ठीक है। तो फिर हम मनाली से बीच में एक पॉइंट आता है, वहाँ स्टे किया 1 दिन। उसके बाद हम बारालाचा पहुँच गए। बारालाचा का वेदर बिल्कुल ड्राई वेदर, और आपको एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस। इवन मैं एवरेस्ट पे गया, मेरे को ऐसा वेदर इंडिया में किसी भी माउंटेन पे नहीं मिला जो आपको यूनम पे मिला। यूनम का वेदर सबसे अलग वेदर, बिल्कुल ड्राई। वहाँ ना सिर दर्द होते ही होता है, चाहे इवन गाइड हो चाहे क्लाइंबर हो, बस वहाँ चाहे आप एक्लेमेटाइज होके गए हो, चाहे आप पूरा एक्लेमेटाइज रहे हो, पूरा वाटर पियो, फिर भी वहाँ का नेचर क्लाइमेट ही ऐसा है कि आपका सिर दर्द रात को होगा। चाहे वो कोई भी हो, फुल वहाँ मना, इवन लोकल लोग हैं उनके भी सिर दर्द होते रहते हैं। अब ऐसा क्लाइमेट है। और यूनम माउंटेन का तो बिल्कुल आप डिफरेंट चीज़ है। आप कोई भी माउंटेन, आप एवरेस्ट क्लाइंब करो, कांचनजंगा करो, धौलागिरी करो, अन्नपूर्णा करो, लेकिन यूनम जैसा आपको क्लाइमेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ड्राई, रात को ठंडी हवा, दिन में ठंडी हवा चलती है और सिर पकड़ती है। तो उसका एक इलाज होता है कि आप प्रॉपर पानी पियो मैक्सिमम, और थोड़ा सा पेशेंस रखो। 1 से 2 दिन आप रेस्ट करो, प्रॉपर एक्लोमेडेशन हो। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो यू कैन क्लाइम ईजिली। पेशेंस नहीं है, घबरा गए तो आप रिटर्न होगे, फिर आप उस माउंटेन को क्लाइम नहीं कर पाओगे। तो फिर 15 मेंबरों की उनकी टीम थी। जैसे ही बेस कैंप आए 7 मेंबर बीमार हो गए। ओके। और वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट थे और फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे, ओ इवन फर्स्ट टाइम। और वो नीलांचल उन बच्चों को, गरीब बच्चों को, पूर फैमिली से वो बच्चे थे, उनको काफ़ी मतलब उनके लिए तो एक बिग अपॉर्चुनिटी थी। फर्स्ट टाइम आप 6000 क्लाइम कर रहे हो, और काफ़ी गरीब घर से बच्चे थे। आए बेस कैंप को, 7 बच्चे को बीमार, एक दूसरे को देख कर डीमोटिव हो गए बच्चे। अब 7 बीमार हो गए तो अगले 7 बच्चे फिर कैसे, मतलब माउंटेन में ये होता है कि आप एक दूसरे डीमोटिव होता है। तो मोटिवेशन माउंटेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप अनफिट हो, लेकिन आपने दूसरे को मोटिवेशन कर दिया तो वो ना क्लाइम करने वाला भी क्लाइम कर जाता है माउंटेन। बिल्कुल। तो 7 बच्चे बीमार हो गए। अब टीम का धैर्य टूट गया। टीम थी, इतनी दूर से आई थी, उनका भी एक थीम थी, कुछ थी भी, हमें क्लाइम करना है, प्रमोट करना है। मोरल टूट जाता है, मोरल टूट गया उनका। तो उसमें से साथ में 2 की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो गई। अगले दिन गाड़ी मंगा के उनको रिटर्न करना पड़ा, जिसमें 7 बच्चे रिटर्न हो गए 2 के साथ। टोटल कितने थे? टोटल 15 थे। 15 में से 7 चले गए। ऑलमोस्ट आधा ग्रुप हो गया। आधा ग्रुप हो गया। एक मैं बच के 8, और हमारे साथ 4-5 गाइड थे। तो फिर ये हुआ, वो बोले कि आप थोड़ा सा आगे चलो हमारे साथ बेस कैंप तक। हालांकि उन्होंने मेरा परमिट भी ले लिया था IMF से। परमिट की फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती इंडिया के अंदर। उन्होंने मेरा, IMF क्या? इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। अगर आपको इंडिया में कोई भी माउंटेन क्लाइम करना है तो IMF से आपको परमिट लेना पड़ता है। अब वो 5000 या 6000 मीटर का, उसके दिल्ली, उसका ऑफिस तो दिल्ली में है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं जोन के ऑफिस बनाए। जैसे आपको मनाली क्लाइम करना है तो मनाली पे उसका ऑफिस, आप डायरेक्ट वहाँ से परमिट ले सकते हो। हर जगह पे, जहाँ पे हर जगह आप, इवन आपको सिक्किम क्लाइम करना है तो आप सिक्किम भी से ले सकते हो। लेकिन आपको डायरेक्ट लेना है तो आप दिल्ली से हेडक्वार्टर से आप परमिट ले सकते हो।
विदाउट परमिट आप कोई भी माउंटेन इंडिया हो चाहे नेपाल हो कहीं क्लाइंब नहीं कर सकते, चाहे कोई भी माउंटेन हो, चाहे कोई भी चाहे mountain बिगिनर हो चाहे बिगिनर हो। ओके। तो आपको परमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको परमिट इवन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो परमिट की फ़ीस होती है वो परमिट होता है 3,000 रुपये का, और उसमें 10 मेंबर मिनिमम हो सकते हैं मैक्सिमम, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उसकी फ़ीस 3,000 रुपये होती है। 10 लोगों की 3,000 रुपये? हाँ 10 लोगों की, वो 6,000 माउंटेन के लिए। ओके, 7,000 तो अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ओके, तो 3,000 में आपको फिर उसमें इंश्योरेंस चाहिए सबका, इंश्योरेंस इज मस्ट नेसेसरी, इंश्योरेंस है तो ही आपको परमिट मिलेगा। और उसमें लीडर वही बनेगा जो जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो 8,000 क्लाइंबर हो या फिर वो एडवांस कोर्स किया होना चाहिए। समझ गया। तो फिर उन्होंने परमिट मेरा ले चुका था, उन्होंने कहा कि आप चलो कैंप 1 तक चलो, थोड़ा सा भी टीम को भी मोरल मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा। तो फिर मेरे ये अभी इतनी दूर से आया है, बेस कैंप भी पहुंच गया तो साथ भी चला। तो फिर हम कैंप 1 पहुँचे, कैंप 1 थोड़ा ठीक हो गया, मतलब बच्चों को मोटिव मिला, यार कैंप 1 आ गया तो सबमिट पास में ही है। फिर हम उस रात फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके रात को इनके साथ निकल गया और मैंने कर लिया सबमिट। सुबह मॉर्निंग में हमने सुबह 5 बजे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मेरे अंदर से ये हो यार आप क्लाइंब कर सकते हो माउंटेन। आपको तो मतलब आप ये सोचते हो कि माउंटेन क्लाइंब नहीं, आप तो बिल्कुल ईजिली क्लाइंब। जब मैंने यूनम क्लाइंब कर लिया 6,000 मीटर तो मैं 8,000 भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरा एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। अगर मैं उसके साथ यूनम नहीं आता तो शायद मैं आगे माउंटेन कभी कर भी नहीं पाता। तो एक मेरा लाइफ का बिल्कुल चेंजिंग पार्ट वही था। जो तेरा कॉन्फिडेंस बीएमसी में टूट गया था, बीएमसी में टूट गया था उस माउंटेनिंग, मतलब इन चीज़ों को सभी फर्स्ट टाइम थे और डिफ़िकल्टी थी, सारे चैलेंज थे मेरे लिए। तो मेरे मन में ये हो गया कि माउंटेनिंग तो बहुत टफ पार्ट है। हालांकि वो कोर्स होता है, उसमें आपको सिखाया जाता है कैसे आपको सर्वाइव करना, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको माउंटेन में सर्वाइव करना नहीं आता तो आप, क्योंकि माउंटेन में किसी भी टाइम कैसे भी परिस्थिति आ सकती है, अच्छी हो तो अच्छी हो, और जब बुरी आती है तो कम से कम खुद को इतना पता होना चाहिए आप कैसे उस कंडीशन को फेस करना, कैसे बच्चों को कैसे उस कंडीशन में आपको नहीं पता तो आप फिर। अब तक कितने पहाड़ तूने चढ़ लिए मतलब? और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि यूनम के बाद मैंने देव टिब्बा क्लाइंब किया। देव टिब्बा जी, और हनुमान टिब्बा के जो बगल में? बिल्कुल देव टिब्बा 6,000 मीटर, वो भी काफ़ी टेक्निकल माउंटेन है। उससे मेरे को और कॉन्फिडेंस आया। उस टाइम फिर मैंने रनिंग वनिंग करने लगा। फिर मेरे को यार ये आपको माउंटेन क्लाइंब करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अंदर से क्रिएट हुआ। उसके बाद फिर मैंने देव टिब्बा किया। उसके बाद मैंने फ्रेंडशिप क्लाइंब की, तीनों बिल्कुल ईजिली आराम से, फिटनेस ठीक, लेव ठीक। उसके बाद मैं माउंट किलिमंजारो के लिए क्लाइंब करने गया दिसंबर 2021 के अंदर। मैंने उस माउंटेन को 5 दिन में 2 बार क्लाइंब किया। 5 दिन में 2 बार? मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो उसको किलिमंजारो को 5 दिन में एक बार क्लाइंब किया, बेस कैंप आया, रिटर्न बैक क्लाइंब किया। किलिमंजारो को मैंने आराम से क्लाइंब किया। काफ़ी मेरे को क्या कि लोग फिर मेरे को मोटिवेशन मिलने लगा, मतलब जैसे आपको न्यूज़ मीडिया में आपका नाम आता है, सपोर्ट। मेरे को ये हो गया कि यार अच्छा करना चाहिए, समाज सोसाइटी को भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है मेरे को देखकर। और नए माउंटेनियर जो एडवेंचर में जाना चाहते हैं, जिनको मौके नहीं मिल रहे, तो फिर उनको मैंने बताया ये चीज़ होती है। उनको काफ़ी बच्चों के इवन कोर्स भी करवाए मैंने कई बार, क्योंकि मैं जिस स्टेज से निकला हूँ ताकि कोई और बच्चे को वो स्टेज इतनी उसका वो न करना पड़े मेहनत। उनको फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं, आप यहाँ अप्लाई करो, कोर्स करो। तो फिर मैंने किया किलिमंजारो। फिर मैंने 8,000 का सोचा भी 8,000 करना चाहिए, लेकिन 8,000 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पैसे की। पूरे वर्ल्ड में 14 माउंटेन है जिसकी हाइट 8,000 मीटर से ऊपर है। 14 माउंटेन। वो निम्सदाई वाला जो निम्सदाई ने 14 पीक क्लाइंब किया है। निम्सदाई एक साथ करा है वो भी? जी, वो उन्होंने 6 मंथ में एक साथ 14 पीक क्लाइंब किया। तो पूरे वर्ल्ड में माउंटेनिंग को अगर मैं बड़ा सिंपल वे में समझाऊं तो पूरे वर्ल्ड में 8,000 मीटर से ऊपर के 14 पहाड़ है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए उनको 14 पीक कहा जाता है कोई भी। और वैसे 5,000 6,000 मीटर काफ़ी माउंटेन है, अलग अलग जोन के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से। 14 पीक्स में जो 14 पीक है जो 8,000 मीटर से ऊपर गया। 14 में से 5 पीक पाकिस्तान के अंदर है, पीओके एरिया में पड़ता है। समझ गया। जैसे कि K2 हो गया, नंगा पर्वत हो गया, B1 B2 और वो जिप्स। तो उन इंडियन को, किसी भी इंडियन को उन 500 पीक क्लाइंब की परमिट नहीं मिलता, क्योंकि परमिट वो पाकिस्तान सरकार देता है। और इंडिया और पाकिस्तान की दोनों देशों तो ऐसा है कि इंडियन माउंटेनियर्स को नहीं मिलता और बाकी सबको मिल जाता है? बाकी सबको मिलता है, उन्हें इंडियन माउंटेन्स को नहीं मिलता। इंडियन माउंटेन जब से देश आज़ाद हो तब से आज तक तो मिला नहीं। काफ़ी लोगों ने इवन जैसे अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद 9 माउंटेन बच गए। 9 में से 7 इसमें है नेपाल में, ससी पांगवा और जैसे एवरेस्ट हो गया। एवरेस्ट दोनों बॉर्डर पे है, तो आप चाइना भी मान सकते हो। वैसे मोस्टली नेपाल में दोनों साइड से क्लाइम होता है एवरेस्ट। चाइना साइड से नॉर्थ साइड कहते हैं, नेपाल साइड से हम साउथ साइड कहते हैं। एवरेस्ट हो गया। सेकंड नंबर आपका कांचनजंगा हो गया, वो इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे है। भारत सरकार ने 1998 में उसको बंद कर दिया
नेपाल कंचनजंगा इंडिया साइड से, ओके। क्योंकि इंडिया साइड से इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो नेपाल साइड से भी है, इंडिया साइड से भी है, पर इंडियन गवर्नमेंट 1998 में बंद कर दिया। ओके। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वहाँ इंडिया के अंदर इतनी माउंटेनिंग के प्रति, एडवेंचर के प्रति इंडियन गवर्नमेंट इतनी प्रमोट नहीं कर रही, इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, रोड ओपनिंग के लिए शेरपा नहीं मिलते थे, और उसके बाद रेस्क्यू फैसिलिटीज सबसे ज़रूरी है, तो वो इतना इंडिया में हेलीकॉप्टर और ये चीज़ें नहीं मिलती। बिकॉज यार कंपेरेटिव अगर तू देखे भी, हमारे कोर्स में भी हमें बताया गया था, तूने भी खुद बताया कि माउंटेनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में से एक है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पॉइंट नहीं करना, आप उस चीज़ को ख़त्म। तो इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो लोग क्लाइंब करने जाते थे, उसमें कोई इंजरी होती तो इंजरी की ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा इंजरी उनको, क्योंकि रेस्क्यू नहीं होता था और नहीं होता था, इंजरी ज़्यादा हुई, इंजरी ज़्यादा तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कर दिया बंद 90 अपने रूट से। तो नेपाल साइड से आपका कंचनजंगा क्लाइंब होता है। तो 7 माउंटेन तो नेपाल में है, ससी पांगमा वो चाइना में है, और चोयो है वो भी बॉर्डर पर है। कौन से बॉर्डर पे? इंडिया और वो सॉरी चाइना और नेपाल बॉर्डर। चाइना और नेपाल बॉर्डर, ठीक है। तो कहने का मतलब 8 माउंटेन आप उसमें हो गए नेपाल में, 9वां माउंटेन ससी पांगमा आपका चाइना में है, और 5 माउंटेन आपके पाकिस्तान में है। तो टोटल 14 माउंटेन है जो 8000 से ऊपर है। तो हर एक माउंटेन जो होता है उसका हमेशा ये होता है कि मैं इन 14 में से कोई भी 8000 क्लाइंब करूँ। नेपाल, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया में पाकिस्तान वाले तो कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान वाले 5 हम कर नहीं सकते, बच के 9 माउंटेन। 9 माउंटेन में से 7 नेपाल में, और चोयो और ससी पांगमा 2 उसमें। तो इवन चाइना गवर्नमेंट ने तो 2019 से लेकर अभी इसी साल खोला है एवरेस्ट के लिए रोड, पिछले 5 सालों से उनका बंद था कोरोना के बाद। और इवन चाइना के अंदर भी इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती भी, इतनी रेस्क्यू नहीं है, इतनी वो नहीं है। नेपाल गवर्नमेंट के अंदर अच्छी है। तो तूने जब एवरेस्ट करा था तो सबसे पहले मैंने लॉस से क्लाइंब किया। लॉस से क्लाइंब करा, ओके, इन 2022, ठीक है। लॉस से नेपाल में लॉस से एवरेस्ट बहुत सेम। एवरेस्ट की हाइट है 8848। एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे टॉप माउंटेन है। लॉस से वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट माउंटेन है। 4th हाईएस्ट है जी, ठीक है। उसकी हाइट है 8516 मीटर। कैंप 4 दोनों का सेम है। कैंप 4 8000 मीटर पे दोनों का। ये एवरेस्ट हो गया, ये लॉस हो गया। आप एवरेस्ट इधर चले गए, लॉस के लिए इधर चले गए, दोनों का रूट सेम है। इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो कैंप 4 दोनों का सेम होगा। इवन लॉस से कम क्लाइंबर थे। ये सब जो तू कर रहा था, ये कितने टाइम की पीरियड में कर रहा था? ये होता है एक्चुअली कोई भी 8000 माउंटेन, उसमें जो ड्यूरेशन होता है करने का वो 1 से 1.5 महीना लगता है। आपको प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है बॉडी को। सिर्फ एक्लिमेटाइज करने के 1.5 महीना लगता है? 1.5 महीना क्लाइंबिंग ओवरऑल प्रोसीजर बताया। अच्छा। ओवरऑल में आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है, डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन। वेदर आपको वेदर फोरकास्ट अच्छा ना मिले तो आपको क्या पता 2 महीने में लग जाए। जो परमिट इशू होता है वो 75 डे होता है। कोई भी 8000 का अगर आपका परमिट इशू होता है वो 75 डे मैक्सिमम ड्यूरेशन। अगर आपको 75 डे के अंदर आपको क्लाइंबिंग नहीं होता है तो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। समझ गया। तो लॉस से का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लॉस से का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम 8000 था, काफ़ी टफ था, काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। रियलिटी बताता हूँ आपको मैं कि मैं फर्स्ट टाइम 8000 तो इतना सोच के गया था कि इतना चैलेंजिंग होगा? एक्चुअली एक ना डर पैदा कर रखा था लोगों ने भी 8000 आप 8000 मीटर जा रहे हो, आप वो जा रहे हो। तो एक क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा 8000 था तो दिमाग में तो हर एक वो रहता है भी यार यू आर गोइंग टू फर्स्ट 8000 मीटर, तो पता नहीं क्या होगा, क्या चीज़ नहीं होगी। यहाँ भी फिजिकली इतनी फिट करते थे। इवन जो 8000 इन्होंने पहले ऑलरेडी क्लाइंब किया उनसे 10-10 बार फ़ोन करते थे, यार कैसे है वहाँ, कैसी रूट है, कैंप 1 तक क्या है, कैंप 2 तक क्या है, क्योंकि मन में घबराहट होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सच बताऊँ, वो एक घबराहट ही होती है रियलिटी फर्स्ट टाइम के लिए। तो वहाँ इवन जितने भी क्लाइंबर उन सबसे हम कांटेक्ट करते थे, पूछते थे या क्या कुछ है, कैंप 3 में क्या खाना मिलता है, कैंप 4 में क्या होता है। तो फिर मैं 22 में गया, मैंने बेस कैंप तक सेम रूट होता है, ट्रैकिंग की बेस कैंप तक प्रॉपर खाना पीना। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी खाने पीने की, मैं आपको बताता हूँ। दिस वाज इन 2022 में हो रहा था, ठीक है। ये अप्रैल 22 में आ रहा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने की इंडियन लोगों के लिए, बिकॉज आई एम प्योर वेज। तो खाने में आपको ना वहाँ दाल और चावल मिलते हैं। और मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता तो हमारे घर चपाती और वो बनती है। तो नेपाल में चपाती आपको मिलती नहीं, इवन माउंटेन में तो भी आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी चपाती, क्योंकि वहाँ इतनी रिसोर्स नहीं होते हैं कि आपको आटा पहुँच पाए। तो माउंटेन में आपको चावल मिलते हैं, चावल और चावल मोस्टली, चाहे वो इंडिया का माउंटेन हो चाहे वो आपका नेपाल का माउंटेन हो। तो दाल चावल में 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, चौथे दिन तो वो चपाती की ज़रूरत आती है। तो वो थोड़ी खाने की प्रॉब्लम थी, प्रॉपर खाना नहीं खा पाते थे। तो फिर बेस कैंप रहे, उसके बाद फिर मैंने कैंप 1 कैंप 2 रोटेशन किया, रिटर्न बैक आया। बेस कैंप से कैंप 1 का जो पार्ट होता है वो काफ़ी टफ होता है। बेस कैंप से कैंप 1 का जो खुम्बा इस वाले लोग बोलते हैं, वो क्या टफ कैसे होता है? टफ उसका जो रास्ता होता है ना, अप गए डाउन गए, अप गए डाउन गए, अप गए डाउन गए,
और उसमें क्रेवासिस होते हैं दुनिया भर के। राइट। तो क्रेवासिस क्या होते हैं पहले वो बता दें। क्रेवासिस होते हैं, मुझे क्रेवासिस बता एक टेक्निकल शब्द होता है, मैं आपको बताऊँ माउंटेनिंग में। हम्म। क्रेवासिस का मतलब होता है कि आप यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहे हो कोई भी रास्ता, तो बीच में स्नो होती है, तो क्रेवासिस एक टाइप से एक खाई होती है, तो वो स्नो गिरती, जैसे नई स्नो गिर गई, बारिश हो रही है, स्नो गिर रही है, तो स्नो में आपको ये नहीं पता लगता इसके नीचे खाई गड्ढा है कि नहीं है, है। हाँ। अगर आपने गलती से पैर रखा और नीचे खाई है तो आप खाई में चले जाओगे, और खाई में जैसे जाते हो वो रास्ता नीचे से भीड़ा हो जाता है, तो आप क्या बताओ खाई 100 फीट हो, 200 फीट हो, 300 फीट हो, उसका लेवल नहीं पता लगता। और बर्फ़ के अंदर आप नीचे चले गए गलती से, आप क्रेवासिस में चल के, तो निकालने में टाइम लग जाता है और ना भी निकल पाते, तो वो उसमें क्या कि आदमी जान की वो कोई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं ऐसे काफ़ी इंसिडेंट देखे मैंने अपने सामने? यस, 2022 की बात आता हूँ। इवन शेरपा टीम ओपनिंग के लिए जा रही थी। कौन से माउंटेन पे? एवरेस्ट और लोसे। एवरेस्ट और लोसे का रूट ओपनिंग सेम ही होता है, सेम टाइम में होता है, सेम टीम करती है। ओके। जो एवरेस्ट का, क्योंकि कैंप 4 तक सेम रास्ता है। अच्छा, एवरेस्ट और लोसे का कैंप 4 तक सेम रास्ता है, 8000 मीटर तक दोनों का रास्ता सेम है। ठीक है। 8000 के बाद 8800 800 मीटर अलग हो चला जाता है और 500 मीटर अलग हो जाता है। ओके। तो कोई भी टीम हो वो कर रही थी। इवन जो शेरपा टीम फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो उनमें से 3 से शेरपाओं की डेथ हो गई उसमें, जो रूट ओपनिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं लगा क्रेवासिस थे बीच में उसमें। फिर तो पहले शेरपा जाते हैं रूट ओपनिंग के लिए, रूट ओपनिंग, तो वो रिस्क लेते हैं, ये देखते हैं कि बाकी जो कस्टमर आने वाले हैं उनके लिए, जब माउंटेनियर जो आने वाले हैं उनके लिए विदाउट रूट ओपनिंग कोई भी टीम क्लाइंब करने नहीं जाती, ना रोटेशन के लिए जाती, ना क्लाइंब करने जाती है। तो जो नेपाल को क्या होते हैं रूट, मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ। पूरी साल में माउंटेन 2 महीने खुलते हैं, अप्रैल और मई। जो 8000, चाहे एवरेस्ट हो, चाहे लोसे होगी, चाहे कांचनजंगा होगा, चाहे धौलागिरी होगा, चाहे अन्नपूर्ण होगा, ठीक है, या चाहे मकाल होगा, पूरी साल में नेपाल सरकार 2 महीने खुलती है। चाहे आप 1 अप्रैल से परमिट ले लो, आपका 75 डे का परमिट होता है। उसके बाद आप अप्रैल पर, तो जो रूट ओपनिंग का मतलब होता है, शेरपा टीम होती है नेपाल टूरिज्म, और जो माउंटेन, जैसे नेपाल के अंदर जो माउंटेन होती है वो टूरिज्म ऑफ नेपाल एक डिपार्टमेंट है, जो नेपाल सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो डील करता है माउंटेन को। इंडिया के अंदर इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन एक एटोनोमस एक बॉडी बनाई हुई है इंडिया के अंदर। नेपाल में डिपार्टमेंट है, वो डील करता है, परमिट वो इशू करता है, और सर्टिफिकेट देता है नेपाल का टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो जैसे एवरेस्ट का क्लाइंबिंग होता है, एवरेस्ट का जैसे मई में रूट ओपनिंग होता है, इवन 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच। उसमें वेदर का देखते हैं, अगर वेदर ठीक है तो वो 30 अप्रैल तक रूट ओपनिंग कर देते हैं। रूट ओपनिंग में उनको लगते हैं शेरपाओं को 10 से 15 दिन पहले। कैंप 10 से 15 शेरपाओं की टीम जाती है, वो टोटली रिस्क पे जाती है। क्या पता उनके बीच करेवास आ जाए तो एक शेरपा डेथ भी हो सकती है, क्या पता टीम भी डेथ हो जाए, तो रिस्क पे जाती है। 60 रोप लेके जाती है। तो बेस कैंप से कैंप 1 पहले रोप फिक्स करेंगे, फिर कैंप 1 से कैंप 2 के ये रोप उनके लिए फिक्स होती है ताकि जो माउंटेन पीछे आ रहे हैं वो फॉलो करें, रूट से आ सके। और वो जो रोप फिक्सिंग होती है कैंप 2 तक होती है, उसके बाद वो रेस्ट करने शेरपा नीचे आए हैं, तो उनको करीबन 15 दिन लगता है, फिर जाते हैं, फिर कैंप 2 से ऊपर करते हैं। तो वो जो रोप फिक्सिंग होती है वो 1 महीने के लिए होती है, ओनली मई में के लिए, क्योंकि डेली स्नो पड़ती है नहीं वहाँ। अगर 1 महीने बाद होते वो स्नो रोप है ना, उसमें स्नो में दब जाएगी और पता नहीं लगेगा। समझ गया। तो उसमें क्या है कि 1 महीने जैसे ही फिक्स करते हैं मई में, तो क्लाइंबर होते हैं, रोटेशन के लिए जाते हैं, क्लाइंबिंग करने जाते हैं, तो वो डेली रोप को यूज़ होती है, तो वह रोप दिखती रहती है, तो वो 1 महीने चलती है। हर साल फिर नई रोप लगानी पड़ती है। तो जो माउंटेन है वो 2 महीने नेपाल सरकार ओपन करती है, अप्रैल और मई। मई के बाद ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, और अप्रैल से पहले सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा, मतलब कोई भी माउंटेनर हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाता इतने माइनस टेम्परेचर में। तो 2 महीने खुलते हैं, रूट ओपनिंग होती है। फिर हम जो क्लाइंबिंग करते हैं क्रैम्पन या शूज़ में जो भी करते हैं, वो रोप हमारी एक सेफ्टी का काम करती है। बिल्कुल। हार्नेस सेट या वो हम यूज़ करते हैं, उससे फिर सेफ्टी की तरह हम उस रोप को यूज़ करते हैं। ये जो डेथ्स बता रहा है शेरपाओं की, तेरे सामने हुई थी या फिर? ये एक्चुअली मैं उस टाइम बेस कैंप पे था जब टीम रोप ओपनिंग की थी, उसमें फिर जा रही थी, उसमें 3 शेरपाई क्रेवासिस में चले गए, फिर वो टीम रिटर्न होगी बैक। और कोई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं तूने जहाँ पे तेरे सामने? हाँ, काफ़ी लोग मेरे साथ, मैं लोसे क्लाइंब करने जा रहा था अभी 8500, मेरे साथ एक बॉडी थी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फ़ोन में। बॉडी थी, मरा हुआ साथ, वो रेस्ट करने लग गया, रेस्ट करते कैसे मर गया? एक्चुअली क्या होता है कि जो ऊपर माउंटेन आप 8000 और 7000 से अगर ऊपर चलते हो तो ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। अगर आपको वहाँ नींद आती है 7000 से ऊपर, आपको नींद आएगी, गहरी नींद, विदाउट ऑक्सीजन आप रेस्ट भी करने लगे 5 मिनट या 10 मिनट आप सोते सोते डेथ हो जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ, और आपको नींद इतनी गहरी आएगी हाई एल्टीट्यूड की। बेसिकली वो बेहोशी होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, पर आपको लगता है कि नींद आ रही है। तो वो उन्होंने लोसे क्लाइंब किया था, फॉरनर क्लाइंट था, वो रिटर्न बैक आ रहा था, वो इतना टायर्ड फील हो चुका था, उनकी एग्जॉस्ट हो गई टोटली 100% एनर्जी। तो 10 मिनट बैठ के रेस्ट कर लो, उसको इतनी गहरी नींद आ गई, वहीं डेथ हो गया बैठा बैठा। और वो मेरे सामने था। इज़ वेरी डेंजरस, भयानक पल था वो मेरे लिए, क्योंकि आप 8500 पे उठ रहे हो, आपके सामने अगर डेथ बॉडी हो
तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट देखे मैंने, लेकिन अब तो इन चीज़ों से मतलब क्या है कि जब तूने पहली बार देखा तो इतना घबराहट होगी कि यहाँ से ज़्यादा जल्दी से जल्दी नीचे उतर, दिमाग में वो नहीं आ रहा था कि आप माउंटेन क्लाइंब, दिमाग में ये आ रहा है कि इतने सेफ्टी इतने भयानक पल से जितना जल्दी नीचे उतरा जाए, जितना जल्दी पहुंचा जाए उतना बेस्ट है। हालांकि वो बॉडी आज भी लॉस पे है। इवन इस साल नेपाल आर्मी की टीम जाएगी, जितनी भी बॉडी है इवन एवरेस्ट पे वो लॉस पे, उनको सबको बॉडी नीचे लेके आएंगे। तो ये बॉडीज़ नीचे नहीं आती है मतलब अपने घर वालों? एक्चुअली जब बॉडी कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो बॉडी इतनी हैवी हो जाती है, शेरपा की टीम ले जानी पड़ती है 10 से 15 से स्पेशल, 10 से 15 लोगों की सिर्फ बॉडी लेके आने के लिए? बॉडी लेके आने के लिए टीम जाती है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे तो वहाँ बंदा अकेला खुद नहीं आ सकता। ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो मतलब जैसे तू माउंटेन क्लाइम कर रहा है, तूने बताया तो लॉज से तूने फर्स्ट पहला वो गया जिसमें 8000 से ऊपर का तूने माउंटेन क्लाइम करा। तो जब ऐसी चीज़ें आप देखते हो पहाड़ पे, इतनी टफ सिचुएशन होती है, ऑक्सीजन नहीं है, सब कुछ बहुत तुम्हारे अगेंस्ट दी ऑड है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है भाई जो तुम्हें मतलब मोटिवेट करती है कि चलना ही है ऊपर? एक्चुअली क्या होता है कि माउंटेनिंग एक नशा होता है, अगर आपको वो नशा हो गया ना तो आप दारू पीने वाला दारू छोड़ सकता है, लेकिन माउंटेनिंग वाला माउंटेनिंग नहीं छोड़ता है। तो इनडायरेक्टली कहना मतलब माउंटेनिंग एक चीज़ ऐसी नशा हो जाता है, आपको टफ भी लगता है लेकिन आपको मज़ा भी आता है, एक अलग किक आती है। अलग किक आती है। अब जैसे कोई गेम खेल रहे हैं उसमें टफ पार्ट भी हो गए, लेकिन वो गेम खेलना थोड़ी नहीं छोड़ देगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी और टफ पार्ट तो आपको मिले हर गेम में मिलेंगे, चाहे माउंटेनिंग तो हम चलो एडवेंचर में ये करते हैं, उसका एक माउंटेनिंग अपना गेम की उसके कुछ रूल होते हैं, टफ चीज़ें होती है, उसमें सीधा जानकारी इसको होता है, और गेम में इंजरी होती है। तो कोई भी आदमी अगर माउंटेनिंग क्लाइम करता है, वो कोर्स करता है, फिर 5000 मीटर क्लाइम करता है, सीखता है, तो वो इस दौरान वो सीख जाता है कि माउंटेनिंग में क्या क्या कठिनाई आती है। अगर वो उस कठिनाई उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सकता तो वो आगे 8000 क्लाइम करेगा। अगर वो फेस नहीं कर सकता तो काफ़ी माउंटेन हमारे साथ भी इवन बेसिक कोर्स में काफ़ी लोग आए थे जो देखे अभी फेस नहीं कर सकते, रिटर्न बैक हो गए। तो माउंटेनिंग में आगे वही बढ़ता है जिसको लगता है भी ये मैं इन चीज़ों को फेस कर पाऊँगा, इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर पाऊँगा, ये प्रॉब्लम है, वही एक अच्छा माउंटेनियर बन पाता है लास्ट में। इवन आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना? बिल्कुल माइंडसेट, मतलब इवन लाइफ को लेके तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। बिल्कुल आपका सोच एक पॉजिटिव, क्योंकि आप जो माउंटेनियर बनता है ना अच्छा, वो एक पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि उसके नेगेटिविटी हर पॉइंट पे मिलती है, लेकिन वो पॉजिटिव सोचेगा तो ये चीज़ें पॉजिटिव होगी। इवन कोर्स करते हैं 100 लोग कोर्स करते हैं, उसमें 10 ही अच्छे माउंटेनियर बन पाते हैं। माउंटेनिंग तो हर कोई स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अच्छे माउंटेनिंग के लिए आपको स्ट्रगल और चीज़ें काफ़ी करनी पड़ेगी। आपका माइंडसेट आपको सेट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन, सबसे ज़रूरी चीज़ माउंटेनिंग डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी। आपको टाइम डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी, यस, आपको टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है माउंटेन में। टाइम अगर आप पंचुअल हो तो कैसे? मतलब जैसे कि आप अगर माउंटेन क्लाइम कर रहे हो अभी 6000 से ऊपर, फॉर एन एग्जांपल, वेदर माउंटेन में ना वेदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है माउंटेन में, वेदर का। फिजिकली फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर वेदर आपके साथ है तो आप उस माउंटेन को ईजिली क्लाइम कर पाओगे, और वेदर साथ नहीं है तो आप नॉट क्लाइम, चाहे आप कितने अच्छे माउंटेन हो। तो जो माउंटेन में वेदर है ना, वेदर फोरकास्ट हम रिपोर्ट लेते हैं, वेदर दिखा दिया अगले 6 घंटे ठीक है, तो हम जो टाइम ड्यूरेशन लेते हैं ना जैसे क्लाइम करना, तो वो ये होता है कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठाया जाता है तो आप 6 के 7 बजा देते हो। अगर आपने लेट कर दिया तो इसका मतलब हमारा टारगेट था कि 6 से 12 सबमिट करना, रिटर्न बैक 2 बजे तक आप वापसी आओगे। तो अगर आप लेट हो गए तो वेदर ख़राब हो गए तो वेदर में फंस गए ना आप, अब एक भी फंस गया तो पूरी टीम फंस जाती है फिर इसमें, और फंस गए तो माउंटेन में वेदर ख़राब हो गया तो आप रास्ता भी भटक जाते हो, स्नो हो जाता है और हो जाता है तो आपको रास्ता नहीं बताया, उसमें इंजरी फिर सीधी जान का जोखिम होता है। तो माउंटेन में टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको जो टाइम बताया जाता है उस टाइम में आपको रेडी होना चाहिए, क्योंकि आगे टाइम फिक्स हो जाता है। इवन हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं 6000, क्योंकि वो छोटी सी विंडो होती है, उसी छोटी सी विंडो होती है। माउंटेन में 6000 से ऊपर हमें वेदर विंडो लेनी पड़ती है, बिलो 6000 हम कोई भी वेदर विंडो में जा सकते हैं, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो कैसे 6000 से वो वेदर विंडो लेनी पड़ती है। भी आपको क्या पता अगले 10 घंटे वेदर ठीक मिल जाए, तो उन 10 घंटे में इवन वी हैव लिमिटेड ऑक्सीजन, हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन को भी हमें जैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर 8 से 10 घंटे चलता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। अगर हम 8 घंटे का रास्ता है, टाइम बताया कि 8 घंटे और उसमें 10 से 12 घंटे लगे, ऑक्सीजन खत्म होगी तो जानी जाएगी, बंदा खत्म। तो टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है माउंटेनिंग में। तो बता रहा था कि लॉज से जब तू गया तो तेरा सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, वो कैसे था, क्या हुआ था? डिफ़िकल्ट ये था कि फर्स्ट टाइम 8000 था, और फिर मैंने कैम्प 1 गया, कैम्प 2 गया, कैम्प 1 कैम्प 2 तक ठीक था, सेफ था। और बेस कैम्प से कैम्प 1 अगर मैं एवरेस्ट और लॉस से कि आपको बड़ा बताता हूँ, जो बेस कैम्प से कैम्प 1 का जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट है,
बेस कैंप से कैंप 1, जिसको खुम्बा आइसफॉल बोलते हैं। इवन आम लोगों को पता है, आप जो एक नया जिसको नहीं पता वो देख सकता है खुम्बा आइसफॉल। खुम्बा आइसफॉल 2 चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, जो एक तो ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना, उसमें क्या है कि बॉडी आपकी पूरी एनर्जी उसमें 10 से 12 घंटे का रास्ता होता है बेस कैंप तक, कैंप 1 तक, बेस कैंप से कैंप 1 तक। दूसरे उसमें सबसे ज़्यादा क्रेवासिस होते हैं, हर पॉइंट पर क्रेवासिस है। जो तू ये रास्ता बता रहा है ऊपर से उसमें जैसे नीचे आए तो क्रेवासिस इधर, क्रेवासिस इस तरफ, तो बीच बीच में एक रास्ता बनाया होता है। उसमें लक भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। क्या पता आप कब एवेलांच आ जाए, क्या पता कब बर्फ़ डह जाए। एवेलांच का मतलब ये होता है कि आप, क्योंकि माउंटेन हमेशा ऊंचाई में होते हैं, कोई भी माउंटेन हो वो ऊंचाई में होते हैं, तो माउंटेन में ऊंचाई होता है, जैसे ऊपर से हवाएं तेज़ चल रही है जो भी है थोड़ा, तो ऊपर से एक बर्फ़ का ढेर गिरता है, तो उसको हम अवलांच कहते हैं। और हम अगर चल रहे हैं और ऊपर से एकदम बर्फ़ का ढेर गिर रहा है, तो वो ऊपर गिरने से आदमी, उसमें बर्फ़ का जो दाब होता है वो इतना हैवी होता है कि आदमी गिरने पर उसमें निकल। और आई थिंक एवेलांच जब होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें साथ में लेके आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्फ़ गिरती है, वो तो बच जाओगे अगर बर्फ़ गिरेगी तो। मतलब हैवी होता है वो, उससे गिरने से जैसे कि आदमी उसमें मलबा भी आता है, मतलब जैसे पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, ये सब चीज़ें भी आती हैं। डिपेंड करता है, जैसे अगर आप 8000 माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो उसमें स्नो होती है, और वो स्नो इतनी हैवी होती है, इतनी ज़्यादा स्नो होती है वहाँ कि वो गिरने से फिर वो उसमें डर होते हैं। तो एवलांच का खतरा हमेशा बना रहता है किसी भी माउंटेन पर। इवन आपने पीछे 2 साल पहले न्यूज़ पढ़ी हो, उत्तरकाशी के अंदर NIM इंस्टीट्यूट था, वहाँ वो टीम एडवांस कोर्स करने गई थी, उसमें 16 लोग एक्सपायर हुए थे, एवलांच आया था TK2। जैसे ट्रेनिंग होता है बेसिक और एडवांस कोर्स, तो बेसिक में हमें 5000 कोई भी हाइट गेनिंग कराई जाती है, और एडवांस में 6000 माउंटेन क्लाइंब किया जाता है। तो वो D2 माउंटेन था, NIM इंस्टीट्यूट था, और वो क्लाइंब करा रहा था बच्चों को। तो एक हैवी एवलांच आ गया, पता नहीं लगा, उसमें 16 लोग एक्सपायर हो गए, जिसमें से एक मेरी फ्रेंड थी स्विता कासनीवाल, जो इंस्ट्रक्टर थी, और इस साल उसको तेंजिन नोरगे अवार्ड भारत सरकार ने दिया है, राष्ट्रपति जी ने अभी तेंजिन नोरगे अवार्ड उनको मिला है। शी इज़ वेरी गुड क्लाइंबर। उसने मेरे साथ उस टाइम वो एवरेस्ट क्लाइंब करी थी, मैंने लो से क्लाइंब किया था, हम दोनों ने कैंप 4 तक सेम रास्ता दोनों साथ टाइम निकाला था। वो काफ़ी अच्छी माउंटेनियर थी वो। अब वो उस एवलांच आ गया, काफ़ी मतलब इंजरी हो गई। मुझे एक बात बता, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे और तूने मुझे बताया कि काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो तूने देखे खुद से, जैसे डेथ तूने माउंटेन्स पे बहुत आम बात है जी, और आप एनकाउंटर करते हो डेथ से। सो जब ये सारी बातें या ये सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या जिस प्रोफेशन में तू है माउंटेनियरिंग, जब घर पे तूने बताई या जब आज भी घर वालों को पता चलता है कि आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाने वाले हो, तो सबसे पहले तो मेरा वो सवाल है कि जब घर वालों को पता चला कि तू माउंटेनियरिंग आगे करने वाला है, तब क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? जब तू कोई भी क्लाइंब करके आया पहली, तब क्या प्रतिक्रिया थी? तो और आज जब तू कोई भी नेक्स्ट माउंटेन या जब तू एवरेस्ट करने गया, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं आपको बड़ा चीज़ सिंपल बताता हूँ कि सबसे पहले जब मैं 8000 क्लाइंब करने गया, मेरे घर वाले, मेरी मदर पूछ रही थी कहाँ जा रहा है, तो मैं बोला माउंटेन क्लाइंब करने जा रहा हूँ। तो मेरी मदर को ये नहीं बताते भी एवरेस्ट क्या चीज़ होती है, लो से क्या होता है। ओके, ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं ऐसा माउंटेन जा रहा हूँ वहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ बर्फ़ होती नहीं। तो घर वालों को ये नहीं पता यार बर्फ़ नहीं होती, मैं ऐसा माउंटेन है। अब भाई है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन को तो पता है व्हाट इज़ माउंटेन, जो पढ़ने लगे। उस टाइम की मदर है काफ़ी एज होगी ना, 50-55 ईयर होगी, तो उनको इतना नहीं पता माउंटेनिंग के बारे, टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो फिर पहले, क्योंकि मैंने घर बताया नहीं, मैं आपको पढ़ा, मैंने ये बताया कि मैं माउंटेन क्लाइंब करने जा रहा हूँ, उसमें 1 से 1.5 महीना मेरे को लगेगा ड्यूरेशन। तो घर वाले बोले ठीक है, आराम से अच्छे से क्लाइंब कर गया ना। तो उसके बाद जैसे मैं क्लाइंब कर गया, उसके बाद मैंने फ़ोटो वीडियो दिखाई भी, ऐसे सुनो होती है उसमें, ये होता है। फिर उन लोगों को घबराहट हुई भी, इतना डेंजरस जोन में आया। उसके बाद मेरा कौन से माउंटेन की दिखाई थी पहले? ये लॉत्से की दिखाई थी। लॉत्से की दिखाई थी। तो ये तो जब तू लॉत्से कर रहा था, तेरे घर वालों को नहीं पता था कि तू? मेरे घर वालों को ये पता था कि मैं माउंटेन पे, क्योंकि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिव नहीं थी, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया बीच में। हालांकि मेरी कंपनी से उन कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था, वो बता रहे थे बस ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ ऐसी स्टेज होती है, ऐसी डिफ़िकल्टी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। टीवी में देखे उनको ये नहीं पता ना उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैं घर आया, घर मैंने फ़ोटो दिखाई, ये दिखाया, ये चीज़ होती है। फिर उनको थोड़ा घबराहट हुई, क्योंकि माउंटेन की फ़ोटो ऐसी होती है कि आदमी देख के घबरा जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने बताया उनको ये चीज़ होती है। हालांकि मैंने ये जो बड़े इंसिडेंट होते हैं जैसे मौत, तो ये चीज़ें तो आज तक भी मैंने घर नहीं बताई, क्योंकि इन चीज़ों का अगर हम घर बताएंगे तो घर वाले आगे हमें नहीं जाने देंगे। तो ऐसी चीज़ें तो मैं कभी नहीं बताता, अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, पॉजिटिव वाली माउंटेन के बारे में, चाहे आप किसी को बताओ, ताकि फिर दूसरा भी क्लाइंबर तैयार हो। अगर वो उसको हम पहले ही चीज़ डिमोटिव कर देंगे तो आगे वो चीज़ में फील्ड कदम ही नहीं रखेगा। माउंटेनियर्स, माउंटेनियरिंग, अभी माउंटेनियरिंग सीन क्या है इंडिया में अभी, क्या लगता है? इंडिया में अभी माउंटेनिंग में आपको बड़ा बताता हूँ कि इंडिया में अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट है इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही है एडवेंचर को, हमें इतना प्रमोट नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को। जी।
इसमें क्या क्या आता है? एक तो माउंटेनिंग हो गया, और कुछ आता है? एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप 5 से 6 चीज़ आती है। माउंटेनिंग होगी, दूसरा पैराग्लाइडिंग होगी, स्कीइंग होगी, पैरा मोटर्स हो गया, राफ्टिंग होगी, स्कूबा डाइविंग होगी, पैरा मोटर, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ आती है राफ्ट। और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें ही होती है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इनको ना, जैसे अगर आपको माउंटेनिंग करनी तो आप हिली एरिया में कर सकते हो, ठीक है, हर जगह ये चीज़ अवेलेबल। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप जैसे कि ओपन सर्विस, जैसे बीर हो गया हिमाचल में, तो कुछ एक पर्टिकुलर जगह वहीं आप कर सकते हो। जैसे स्काई डाइविंग होगी, स्काई डाइविंग होगी जैसे, अब तो इनके लिए एक पर्टिकुलर जगह, अगर आम आदमी को करनी है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो वो सबसे बड़ी डिफिकल्ट चैलेंज, एक तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, एक्सपेंसिव हो जाता है। अब अगर दिल्ली का बच्चा, मेरे को यार स्काई डाइविंग करनी है, मेरे को पैराग्लाइडिंग करनी है, तो मैं अगर बीर तक पहुँच रहा हूँ तो मेरे 10,000 रुपये लग जाएंगे, तो वो उसकी कॉस्ट तो आप इतनी बढ़ जाती है। दूसरा उसमें फिर टाइम बढ़ जाता है, 3 दिन मेरे को वहाँ जाने लगे, 3 दिन आने के, 6 दिन तो मेरे यहाँ ख़राब हो गए, उसके बाद मैं 2 दिन करूँगा। तो ये इवन ये चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ा, और ये हो नहीं सकती क्योंकि माउंटेनिंग भी हिली एरिया में उन चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर जगह है। तो इसलिए तीसरा, इनके इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ मिलेगी, और वहाँ सीखने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जैसे और कोई अगर स्पोर्ट्स की बात करें, कबड्डी या कुश्ती, तो आपको हर जगह अकेडमी मिल जाएगी। इवन कहीं भी आप दिल्ली में 100 अकेडमी मिल जाएगी कबड्डी कुश्ती, तो वो गेम इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। ये गेम इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होते। सेकंड पॉइंट, जो एडवेंचर चीज़ है ये वेरी एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट में अगर आप नोट कर सकते हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट होना चाहिए भी, आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप माउंटेनिंग में एडवेंचर स्पोर्ट यार आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कॉस्टली, इसमें पैसा भी इतना ज़्यादा लगता है। इवन 8,000 अगर मैं माउंटेन क्लाइंब करता हूँ, कोई भी माउंटेन 8,000, 14 माउंटेन मैंने आपको बताया, अगर आप एक माउंटेन, तो मिनिमम उसकी कॉस्ट 15 लाख रुपये है। एक मीडियम फैमिली वाला 15 लाख रुपये तो शायद कोई भी पे नहीं कर पाएगा इन चीज़ों के लिए, वो भी स्पोर्ट्स के लिए, और वो माउंटेनियरिंग जिसमें जान का भी जोखिम हो। थर्ड प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जोखिम जान है। इसमें इंजरीज नहीं होती, सीधी जान का जोखिम होता है। क्या पता आपकी लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है किसी भी स्टेज पर। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए भारत सरकार भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट भी आई होती है, काफ़ी मतलब फैक्ट है जिन चीज़ों पे भारत सरकार भी इतना अभी इनको इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही। जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको लगता है वही बच्चे आज इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक सवाल था, मतलब अभी माउंटेनियर्स पैसा कैसे बनाते हैं? मतलब उनको सरकार पैसे देती है, क्या सीन मैं आपको बताता हूँ क्या है कि और लोग इसमें अभी कैसे क्यों आए? देखिए, अभी धीरे धीरे 2 चीज़ होती है। अभी कुछ स्टेटों को अभी पता लगा माउंटेनिंग और एडवेंचर चीज़ें, तो अभी कुछ स्टेट धीरे धीरे प्रमोट करने लगे हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में अभी एक पॉलिसी बनाई है इन्होंने माउंटेनिंग की। अगर आप कोई भी 8,000 माउंटेन क्लाइंब करते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख रुपये रिटर्न देगी आने के बाद, क्लाइंब करने के बाद 5 लाख रुपये। तो आपकी फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। देखो लगता कम है, क्योंकि जब माउंटेन क्लाइंब करने के लिए 14 लाख लग रहे हैं जी, तो देखिए माउंटेनिंग में सबसे टफ पार्ट क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया। अगर कॉस्ट ही आपको गवर्नमेंट दे दी तो हर घर से माउंटेन हो जाएगा। तो कोई चीज़ किसी भी गेम के लिए कुछ तो डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपको वही कॉस्ट मिल गई तो फिर माउंटेनिंग टफ क्या रह गया। फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है, तो इस चीज़ के लिए भी खुद तालमेल होना चाहिए ज़रूरी। अगर आप सेकंड, यूपी गवर्नमेंट होगी, यूपी गवर्नमेंट अगर कोई भी 8,000 करते हैं तो उसमें 15 लाख रुपये देती है। यूपी के अंदर अभी माउंटेन नहीं है, तो अभी सरकार ने पहल स्टार्ट की कि हम 15 लाख देंगे। तो धीरे धीरे सरकार का मोटिव है कि अच्छे हमारे से यूपी से माउंटेन निकले, स्टेट गवर्नमेंट का नाम करे, सो इंसेंटिव देके वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। भी अगर फाइनेंशियली किसी की हेल्प होती है तो वो एक बेस्ट है। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काफ़ी हेल्प कर रही है। तो धीरे धीरे कुछ स्टेट भी इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट, जैसे आपको अगर माउंटेन क्लाइंब करना है तो या तो आपकी फैमिली बैकअप अच्छा हो। अगर आपको कोई भी माउंटेन क्लाइंब करना है, क्योंकि आपको 15 लाख रुपये लगेंगे। अगर मैं हरियाणा से हूँ, 15 लाख रुपये लगेंगे, तो 5 लाख मेरे को स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न करती है अगर आफ्टर सबमिट करता हूँ तो। बाकी 10 लाख रुपये अभी भी मेरा फाइनेंशियल है। या तो मैं खुद का पैसा अर्निंग करके सेव करूँ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी काफ़ी कंपनियों में ट्राई करूँ स्पॉन्सरशिप के लिए, भी मेरे को कहीं से स्पॉन्सरशिप मिले। तो ये जो डिफ़िकल्टी, फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी तो आपको रही रहेगी। अगर आपने जैसे तैसे सेविंग करके एक माउंटेन क्लाइंब भी कर लिया, फिर आपको दूसरे माउंटेन क्लाइंब करना होता है, फिर उसमें फिर वही फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है। तो माउंटेन फील्ड में प्रॉब्लम तो रियलिटी में रहती है किसी भी माउंटेन के, इवन कोई भी माउंटेन ही हो। एंड ब्रो चल ठीक है, एंड कमिंग बैक टू लेट्स फॉर एग्जांपल एवरेस्ट, जी तू बता रहा था कि तू कहीं फंसा था और एवरेस्ट की कोई स्टोरी थी, तो व्हाट वाज दैट स्टोरी? ये स्टोरी 2023 की थी, मैं आपको बताता हूँ। 23 में 22 में मैंने लोसी क्लाइंब किया 8,000। उसके बाद 23 में मेरा प्लान था कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँ। एवरेस्ट का अप्रैल में गया मैं, परमिट इशू हुआ
और एवरेस्ट का मैं लीडर था उस परमिट का। क्या था? लीडर था? लीडर था मैं, तो मैं एवरेस्ट का उस टाइम लीडर था। 23 की बात आपको मैं बताता हूँ। तो बेस कैंप गए हम पहले की तरह, जैसे लोसी की तरह 7 दिन हमने ट्रैकिंग कर गए, बेस कैंप गए। उसके बाद कुंभ 22 साल का रास्ता था, ठीक था, मतलब 22 में थोड़ा टफ था, 23 में थोड़ा ठीक था, क्योंकि हर साल वेदर चेंज होता है। वेदर चेंज होने का कई बार स्नोफॉल ज़्यादा भी होता है, कई बार कम भी होता है, तो रूट थोड़ा लंबा था लेकिन थोड़ा सेफ था एज़ कम्पेयर टू 22। तो हमने रोटेशन किया, कैंप 1 कैंप 2, रोटेशन के बाद रिटर्न बैक आए। तो उसके बाद एक वेदर विंडो का वेट करते हैं, कोई भी माउंटेन लास्ट में वेदर विंडो लेते हैं 6 दिन की, क्योंकि एवरेस्ट में वेदर विंडो आपको 6 दिन की चाहिए। ओके। 6 दिन के लिए, 4 दिन आपको क्लाइंबिंग के लिए चाहिए, 2 दिन आपको रिटर्निंग, मतलब 6 दिन तक वेदर क्लियर होना चाहिए। ओके। वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट लेते हैं। अब जैसे नेपाल में रहते हैं तो वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट हम अमेरिकन सैटेलाइट की लेते हैं, उसमें माना जाता है कि वो एक्यूरेट होती है, या फिर लोकल नेपाल गवर्नमेंट की वेदर रिपोर्ट लेते हैं, दोनों का मैच करते हैं। उस पर हम वेदर फोरकास्ट वो देखते हैं कि अगले 6 दिन तक वेदर ठीक होता है। और माउंटेन में जो वेदर चेक करते हैं वो क्या चीज़ चेक करते हैं, हमको सबसे बड़ी बात आता है, माउंटेन वेदर ये नहीं देखते कि दिन में धूप निकल रही है या नहीं निकल रही, हम उसमें 2 चीज़ें चेक करती है। फर्स्ट चीज़ है विंड स्पीड चेक करते हैं, रात को विंड स्पीड कितनी है। अगर 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक हो तो मैक्सिमम हम उसमें क्लाइम कर सकते हैं। अगर अबाउट 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर की स्पीड हो तो हम उसमें माउंटेन क्लाइम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ऊपर जाते हैं हम, उसके बाद विंड स्पीड अगर तेज़ हो जाती है तो ना वहाँ पेड़ होते ना वहाँ पौधे होते, तो हवाएं आदमी को उड़ा ले जाती है। हवाएं आदमी को उड़ा ले जाती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो आपको शेयर की थी, इंस्टा पे शेयर की थी, कितनी तेज़ हवा था, उस तेज़ हवा में कैसे आदमी क्लाइम करेगा, और आपको ऊंचाई में क्लाइम करना, तो वो हवा इतनी तेज़ होती है कि आदमी उड़ जाता है उसमें। मैंने एक डेथ जोन के बारे में भी सुना है एवरेस्ट पे, वो क्या है? डेथ जोन कैंप 4 के बाद होता है, मैं आपको उस पर पॉइंट पे आऊँगा। तो वो विंड स्पीड हम चेक करते हैं, सेकंड हम स्नोफॉल चेक करते हैं। ये 2 चीज़ें हम मेनली वेदर फोरकास्ट में, अगर विंड स्पीड 30 है तो हम 6 दिन की वेदर विंडो लेते हैं। 6 दिन की वेदर विंडो फिर हम सबमिट करने जाते हैं। तो लास्ट वेदर विंडो थी, टाइम था, ये बात है 10 मई की। तो 10 मई में इवन सारे क्लाइमर, इवन हर साल एवरेस्ट के परमिट मिलते हैं, इवन जो एवरेज लगाई जाती है 400 से 500 के बीच, पूरे वर्ल्ड के क्लाइमर है हर साल। ये एक एवरेज होती है कि कई बार 400 भी होते हैं, कई बार 450 भी होते हैं, सबको नहीं मिलते परमिट जो लेते हैं जो लोग क्लाइमर। तो एवरेज लोग हर सालाना एवरेज लोग 400 से 500 होते हैं। इवन ईयरली मैंने आपको बताया, ये आंकड़े आपको शायद नहीं पता होगा, तो अभी आपको ये आंकड़े पता लगे है। और टोटल जो एवरेज की कॉस्ट होती है, एवरेज की कॉस्ट पे आता मैं 25 लाख रुपए होती है एवरेज की, मोटा मोटी अभी तक। उसमें क्या होता है कि 25 लाख किस बात की लगता है, आम लोगों की सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं बताता, इवन आम लोग काफ़ी लोग पूछते हैं भी 25 लाख किस बात की लगती है। तो उसमें से मैं आपको ब्रेकअप कॉस्ट बताता हूँ, तो 11 लाख रुपये तो नेपाल की रॉयल्टी फीस लगती है। रॉयल्टी फीस ये जो गवर्नमेंट फीस होती है नेपाल। अच्छा, 11 लाख रुपये नेपाल सरकार को डायरेक्ट जाते हैं 25 लाख में से 11 लाख। ओके। 3 लाख रुपये के हम ऑक्सीजन यूज़ कर जाते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 3 लाख रुपये ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेट मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। जैसे कंपनी हायर करते हैं हम, जैसे नेपाल से, ठीक है, इवन काफ़ी कंपनियाँ हैं, तो इवन सबकी कॉस्ट नियर बाय रहती है, ये 25 लाख 24 लाख सेम सी रहती है। तो कोई भी मैंने जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हायर कर ली 25 लाख रुपए, उसमें से 11 लाख रुपए तो वो उसको पे करेंगे नेपाल सरकार को, वो गवर्नमेंट फीस की। उसके बाद 3 लाख रुपये उस कंपनी का ऑक्सीजन हो जाते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 लाख रुपये एक शेरपा में हायर करते हैं, जो शेरपा होता है गाइड, बिल्कुल, उसको नेपाली लैंग्वेज में हम शेरपा बोलते हैं। शेरपा इसलिए हम हायर करते हैं, शेरपा क्या होता है, सब काफ़ी क्वेश्चन है, ये भी होता है। बाकी लोकल कम्युनिटी होती है शायद जी। शेरपा एक कम्युनिटी है, जैसे हम हिंदू हो गए या इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी है, जैसे कोई भी, तो एक शेरपा एक कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी माउंटेन में रहती है। जैसे 5000 मीटर पे उनके घर होते हैं, तो उनको इतनी सर्दी भी नहीं लगती, और उनका जो बॉडी है वो 5000, अब जैसे वो इंडिया नहीं आ सकते, अभी इतनी गर्मी में एडजस्ट नहीं कर पाते, वो उनको बर्फ़ में रहते हैं। तो शेरपा एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं सबसे, शेरपा कम्युनिटी। दूसरा वो उस वेदर में प्रॉपर एडजस्ट होते हैं, मतलब उनको एक्लिमेटेशन जरूरत नहीं होती, वो इस माउंटेन में रहते हैं, उनके लिए वो माउंटेन दिन रात वही देखते हैं इन चीज़ों को, बर्फ़ में रहते हैं। तो वो हमारा लोड कैरी करते हैं, हमें क्लाइम कराते हैं। इसलिए कोई भी क्लाइमर हो जो एवरेस्ट क्लाइम करे, कोई भी 8000 क्लाइम करते हैं, वो एक शेरपा साथ लेके जाता है। वो शेरपा उसमें ये हेल्प करता है कि उसका रास्ता बताएगा, क्योंकि क्लाइमर फर्स्ट टाइम आप एवरेज जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आपको क्या पता कैम्प 1 से कैम्प 2 क्या है, तो वो आपको गाइड करेगा, सर कैम्प 1 से कैम्प 2 इतने घंटे का रास्ता है, अभी आपकी ऑक्सीजन लेवल चेंज करता हूँ। एक टाइप से वो हेल्प हो जाती है, चलना आपको ही पड़ेगा, रियल
शेरपा नहीं उठा के ले जाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। दिशा दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, आपको गाइड करेगा और आपको ये फील होगा कि मेरे साथ कोई है, वो मेरे को मोटिव कर रहा है, वो आपको मोटिव करेगा, सर थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, चलो आपको खाने के लिए, आपके लिए चाय कॉफ़ी अवेलेबल, वो आपकी केयर करता है उस एल्टीट्यूड पे। लोग सोचते हैं अभी शेरपा में उठा के ले जाते हैं, पैसे दे देते, लेकिन ये सब चीज़ें मन कर रहता है, ये सब झूठी बातें हैं। चलना आपको पड़ेगा, शेरपा आपको गाइड देगा, एक मोटिव देगा। माउंटेन में मोटिवेशन का सबसे ज़रूरी अहम रोल होता है। इवन अगर आपको अच्छी मोटिवेशन मिल जाए तो आप कोई भी माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो। तो शेरपा आपको गाइड करता जाए, कैम 1 कैम 2 कैम 3 एक, क्योंकि अगर आप अकेले जाओगे तो ये होगा आई एम अलोन, तो शेरपा उस टाइप पर वो मनोबल टूटता है ना, मनोबल टूटता है, वहाँ पे कुछ तो मनोबल मिलता है। उसके बाद 3 लाख रुपये मैंने ऑक्सीजन बताया, 14 लाख हो गया। शेरपा को 1.5 से 2 लाख, 16 लाख कुछ पूछ के। तो जो कंपनी हायर करते हैं उसके 16 लाख, तो अभी तक मैंने, उसके बाद हम ड्रेसिंग लेते हैं, डाउन सूट हो गया, बूट हो गए, इट्स लाइक अ पैकेज ओनली, इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इवन जो हम 1 से 1.5 महीना रहते हैं उसमें खाना पीना, रहना सहना, अकोमोडेशन सब कुछ आ गई, तो वो सब चीज़ कंपनी पे करती है। ट्रांसपोर्ट को तो तुम्हें सिर्फ ट्रेन होना है एंड तुम्हें बस पैसा देना है फॉर टू द कंपनी एंड वो सारी चीज़ें तुम्हें करके देंगे। ओके, और उसके बाद फिजिकली फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई टेस्ट होता है फिजिकल फिटनेस का या ऐसा कुछ? देखिए एक्चुअली ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं होता, वैसे मेडिकली आप टोटली फिट होने चाहिए। मेडिकली आपका वो होता है, क्योंकि इंश्योरेंस भी होता है, उसमें आपको चेकअप होता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। जब आप परमिट लेते हो? परमिट लेते हैं जब, उससे पहले आपको माउंटेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि नेपाल गवर्नमेंट ऐसा कोई कोर्स नहीं मांगती। नेपाल गवर्नमेंट ये नहीं कहती आपके पास बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स हो ना। नेपाल गवर्नमेंट आपको ये कहती है आप 6000, लेकिन इवन आपके पास अगर आपको एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो आपको 3 से 4 6000 माउंटेन या 7000 आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर योर ओन एक्सपीरियंस। क्योंकि माउंटेनिंग में एक्सपीरियंस सबसे मेन रोल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप कोई भी माउंटेन इजीली क्लाइंब कर सकते हो, क्योंकि माउंटेन में एक्सपीरियंस का आपको पता होता है भी कैसे सर्वाइव करना, कैसे, ये चीज़ें नॉर्मली होती है माउंटेन में। फर्स्ट टाइमर अगर आप यहाँ रनिंग 50 किलोमीटर करते हो तो इससे ये नहीं होता कि आप माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो। माउंटेन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, माउंटेन एक डिफरेंट गेम है, एडवेंचर है, उसके अपने खुद के रूल है। आई थिंक फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस बहुत बिल्कुल मैटर करती है। बिल्कुल मेंटल फिटनेस ज़्यादा भी करती है। मेंटल फिटनेस 6000 से ऊपर मेंटल फिटनेस काम करती है, क्योंकि हर आदमी जवाब देता है। और मेंटली आप 6000 तक सब चले जाएंगे। जी 6000 तक सब चले जाएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप हार नहीं मानोगे, तो क्योंकि कोई भी चीज़ें आप 6000 7000 8000 उसमें टाइम बहुत लगता है क्लाइंबिंग में, तो आप इजीली क्लाइंब कर पाओगे। मेंटली स्ट्रांग चाहिए। अगर आपका मन टूट गया, मनोबल टूट गया, तो आपने को यार नहीं हो पाएगा, मेरे से इतना लंबा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ मेंटली आप स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप माउंटेन क्लाइंब कर पाओगे। तो वो जब एवरेस्ट तू पहुंचा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और इससे पहले सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, सो सबसे महंगा माउंटेन कौन सा है जो एक्सपेंसिव है क्लाइंब करने के लिए? सबसे महंगा माउंटेन अगर मैं 8000 में बात करता हूँ तो अभी ससी पांगमा जो चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे। चाइना और नेपाल के बॉर्डर, कितने चाइना साइड से अभी क्लाइंब होता है वो। नहीं, ससी पांगमा इन चाइना, चोयो इन बॉर्डर पे, चाइना और नेपाल बॉर्डर पे। चोयो दोनों साइड से क्लाइंब होता है, नेपाल साइड से 100 बार क्लाइंब हुआ है, लेकिन मोस्टली चोयो भी चाइना साइड से क्लाइंब होता है। ससी पांगमा भी चाइना साइड से क्लाइंब। ससी पांगमा की जो अभी कॉस्ट है 35 to 40 लाख है। 35 to 40 lakhs फॉर मोर देन एवरेस्ट से भी ज़्यादा उसकी कॉस्ट। ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए चाइना गवर्नमेंट की परमिट फीस ज़्यादा है। ओके। और वो चाइना में एक माउंटेन रहेगा, तो अगर कोई 14 पीक को अपना क्लाइंब करना चाहेगा तो वो उसको एक माउंटेन तो चाइना में जाके क्लाइंब करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जैसे तूने नेपाल के लिए रॉयल्टी फ़ी बताई जी, तो वो सेम रॉयल्टी फ़ी या फिर सारे जितने भी अलग अलग कंट्रीज होती है उन सबकी एक रॉयल्टी फ़ी होती है? नो, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ नेपाल की। अगर मैं एशिया से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरी परमिट फीस होगी 11 लाख रुपये। अगर मैं अमेरिका का हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो उसकी रॉयल्टी फीस 18 से 19 लाख रुपये। अगर मैं नेपाल का होता हूँ तो मेरी रॉयल्टी फीस ओनली 65,000 इंडियन रुपीज़। अगर मैं नेपाली हूँ तो वो हर एक एशिया के हिसाब से उनकी रॉयल्टी फीस अलग है, कंट्रीज के हिसाब से आउट ऑफ एशिया उसकी रॉयल्टी फीस अलग है। और नेपाल का हूँ तो मेरे लिए 65,000 है। फिर तुम हर साल एवरेस्ट क्लाइंब कर, क्योंकि नेपाली लोग एवरेस्ट क्लाइंब करते इतना नहीं होता जितना इंडिया में आज के दिन क्रेज है। तो और इवन हर एक माउंटेनियर्स होता है कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँ, क्योंकि एवरेस्ट इज वर्ल्ड का सबसे टॉप होगा। तेरा एक्सपीरियंस कैसा था एवरेस्ट का? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं इस बार काफ़ी टफ रहा है। तो जैसे कि हमने वेदर विंडो वेट किया, 10 तारीख तक रोटेशन किया, रोटेशन तक बिल्कुल फिट था सब। तो उसके बाद एक वेदर विंडो होती है हमारे पास 2022 की बात है? 2023 की बात है। 23 की बात है, ओके, लास्ट ईयर। ये बात है 10 मई को एक वेदर विंडो आती है, फर्स्ट वेदर विंडो। सभी क्लाइंबर, इवन 400 क्लाइंबर वेट कर रहे थे, क्योंकि वेदर विंडो अभी तक नहीं आई थी। सब ने रोटेशन कर लिया, ऑल आर फिट, दे आर ऑल वेटिंग फॉर गुड वेदर विंडो।
तो हमें वेदर विंडो आती है कि 10 से 16 के बीच वेदर बिल्कुल क्लियर है। तो 400 क्लाइंबर उस टाइम जाम लगा था, जिसको बोलते कैंप 2 से कैंप 3 पूरा। जिसमें निम्जाई ने फोटो भी ली थी। जी जी, वो उस टीम में मैं भी था उस टाइम। पूरा कैंप 2 से कैंप 3 बिल्कुल रोड हो गया था, ब्लॉक हो गया था, बिल्कुल जाम। जो घंटे जिस रास्ते में हमें 8 घंटे लगते उसमें 12-12 15-15 घंटे लगे। और 15 घंटे लगने का मतलब है कि बॉडी पूरी एग्जिस्ट हो जाती है, आप इतनी एनर्जी आपकी टायर्ड फील हो जाती है आप। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। बेस कैंप से कैंप वन गए हम पूरी टीम, क्योंकि 400 क्लाइंबर एक साथ निकले और 400 में से करीबन आप ये मान लो 300 क्लाइंबर निकले, 100 क्लाइंबर वेट किया जिन्होंने सेकंड वेदर विंडो को चूज़ करना चाहा कि कितना अगर एक साथ टीम निकलती है तो रास्ता। तो हम कैंप 1 पूछे, फिर कैंप 2 पूछे। कैंप 2 से हमें ना वेदर जो रिपोर्ट वो ये बताएगी 20 से 30 किलोमीटर पर आवर रिपोर्ट है और वेदर बिल्कुल क्लियर है। और वो वेदर रिपोर्ट बिल्कुल गलत आई। 2023 की वेदर रिपोर्ट 10 से 16 मई की बात है। ये नेपाल की वेदर रिपोर्ट थी? नेपाल की। ये वेदर रिपोर्ट अमेरिका की थी या उसकी थी? मैं भी शायद अमेरिका की थी या नेपाल की थी, कुछ ऐसा में पर गलत थी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो नेपाल की थी या जो भी वेदर रिपोर्ट हमारे पास है वो बिल्कुल इनकरेक्ट थी सभी क्लाइमेट। तो हमारे पास वेदर रिपोर्ट आई, वो कैंप 2 से ऊपर जाते हैं एकदम स्नोफॉल होने लगता है। ओके। और कैंप 2 से कैंप 3 का रास्ता होता है वो 4 से 5 घंटे का होता है। अगर आप स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, सर्दी पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, उसमें क्या होता है कि बॉडी एग्जॉस्ट होती है, अंदर से पसीना आ रहा है, बाहर से ठंड हो रही है, तो वो आपकी पसीना आ रहा है उसमें बॉडी आपकी एग्जॉस्ट होती है। तो कैंप 2 से कैंप 3 हमें 4 घंटे का रास्ता में 6 से घंटे लगे और ब्लॉक हो चुका था रास्ता टोटली पूरे। और क्लाइंबर लाइन में, ऐसी लाइन में आपको फ़ोटो भी वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे। तो कैंप 3 फिर हम पहुँचे, दोपहर हो गई थी, करीबन 4-5 बज चुके थे। कैंप 3 फिर कैंप 3 स्टे होता है। टोटल एवरेस्ट में 4 कैंप होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4। कैंप 4 के बाद समिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भी इनमें चीज़ क्या होती है। अगर हम फाइनल समिट पुश के लिए निकलते हैं, रोटेशन हम करते हैं, कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं, बैक आते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हम किसी भी अगर एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो सबसे पहले हम एक्लोमोडेशन करेंगे। एक्लोमोडेशन मतलब उस वेदर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एडजस्ट करेंगे, डालेंगे। अगर अब जैसे हम दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली का भी टेम्परेचर 35 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा अभी, तो हम इतनी गर्मी में रह रहे हैं। फिर हम जैसे काठमांडू जाते हैं, काठमांडू का भी टेम्परेचर 28 to 25 नॉर्मल टेम्परेचर। तो 1-2 दिन हम वहाँ रेस्ट करेंगे बॉडी को। उस एक्लोमोडेशन का मतलब होता है कि उस वेदर के अकॉर्डिंग हम डालेंगे अपनी बॉडी को। जैसे एक दिन गर्मी से एकदम जा रहे तो डायरेक्ट बीमार हो जाएंगे हम, तो फिर 1-2 दिन एक्लोमोडेशन। तो डे बाई डे हम ट्रैकिंग करते हैं एवरेस्ट बेस कैंप तक। एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट है 5400 मीटर अप्रोक्सीमेट, 5400 के करीबन है, 5436 है शायद, तो उसके करीबन उसकी हाइट है। तो हम पहले मनाली काठमांडू पहुँचते हैं, काठमांडू 200 मीटर पर करीब है। उसके बाद हम लुकला जाते हैं, लुकला की हाइट 800 या 1000 मीटर होगी। लुकले के बाद हम नामचे बाज़ार जाते हैं, नामचे बाज़ार के बाद दिंगबुच जाते हैं, नामचे बाज़ार की करीबन 2500 मीटर है। तो डे बाई डे हाइट बढ़ती रहती है, एक्लोमोडेशन डे बाई डे रेस्ट करते जाते हैं। फिर 3000 मीटर, 4000 मीटर, फिर लास्ट में हम 7 दिन लग जाते हैं इस ड्यूरेशन में हमें बेस कैंप जाते हैं। बेस कैंप की हाइट है 5400 मीटर। तो हम अपनी बॉडी, कहने का मतलब होता है कि टाइम इसलिए लेते हैं, हम एक्लोमोडेशन होते हैं उस वेदर के अकॉर्डिंग डे बाई डे एडजस्ट होते जाए। अगर डायरेक्ट हम चले गए 5400 पे, बीमार हो जाएंगे, बीमार हो गए तो आप माउंटेन क्लाइंब नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम उस शब्द को एक्लोमोडेशन कहते हैं, ताकि उस वेदर अकॉर्डिंग हम ढाल लें अपने शरीर को, हमें आदत हो जाए। तो जैसे जैसे हम 7 दिन लगते हैं एवरेस्ट बेस कैंप में, हम पहुँच गए 5400 मीटर पर। उसके बाद हम ऊपर जैसे बेस कैंप से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20 -30। तो फिर हम जैसे हमारे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, फॉर एग्जांपल एक रास्ता हो गया इतना, हम एवरेस्ट, तो पहले हम कैंप 1 तक जाएंगे, टच करेंगे, एक नाइट रहेंगे, नींद नहीं आएगी हमें, उसमें बॉडी में एडजस्ट कर रहे हैं हम उस टेम्परेचर में, नींद नहीं आएगी, फिर हम रिटर्न आएंगे। पहले दिन तो हमें रास्ता लंबा लगेगा, सेकंड टाइम हम फिर जाएंगे, कैंप 1 गए, फिर हम 1 नाइट कैंप 1 स्टे करेंगे, थोड़ा अच्छा फील करेंगे पहले से। फिर हम कैंप 2 जाएंगे, 1 नाइट या 2 नाइट वहाँ स्टे करेंगे, अच्छा से खाएंगे और अच्छा फील करेंगे। फिर हम रिटर्न आएंगे, रिटर्न आने के बाद हम रेस्ट करेंगे 5 से 6 दिन 7 दिन जो भी, फिर हम गुड वेदर विंडो का रिपोर्ट करेंगे, फिर हम डायरेक्ट सबमिट के लिए निकलते हैं। तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है, कोई भी माउंटेन का होता है। बेस कैंप का मतलब क्या होता है? बेस कैंप वो पॉइंट होता है जहाँ आपको हर रिसोर्स, हर चीज़ अवेलेबल होती है, जहाँ वाटर भी आपके पास मिलेगा, खाने की हर चीज़ मिलेगी। वो एक सेफ पॉइंट होता है, वो जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इज बिल्कुल पास में होता है, जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। तो बेस कैंप हर माउंटेन का ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इवन इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अवेलेबल हो, जहाँ हर चीज़ आपको पूछ के हेल्प के लिए। तो चाहे वो कोई भी माउंटेन, चाहे इंडिया 6000 बेस कैंप मतलब नियर बाई वहीं होता है,
जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। तो कोई भी माउंटेन पहले उसका बेस कैंप बनाया जाता है। तो एवरेस्ट का फिर बेस कैंप होता है, फिर हम कैंप 1 कैंप 2, तो कैंप 2 से फिर मैं कैंप 3 जा रहा था। तो कैंप 3 में स्नोफॉल हो गया, बॉडी एग्जिस्ट हो गई टोटली। कैंप 3 से फिर उठते हम सुबह 7 बजे, और अब सुबह जाना था कैंप 3 से कैंप 4। कैंप 3 से कैंप 4 बिल्कुल 70 to 80 डिग्री की लाइट पे है, और उस रास्ते में लगते हैं हमें 8 से 9 घंटे। नॉर्मली 8 से 9 घंटे में बैठने की जगह नहीं थी उस रास्ते में, बिल्कुल 70 to 80 डिग्री। अगर आपको रेस्ट भी करना तो बैग के साथ आप पैर के नीचे रख के आप रेस्ट करोगे 2 मिनट खड़े खड़े, बैठ नहीं सकते आप। और ये वही वाला पार्ट है जहाँ पे नींद भी आती है ऐसा कुछ? ये नींद वही पार्ट है जिसमें नींद आई नहीं, आपको फोटो ली पूरा जाम लगा था। नींद आपको कैंप 3 से ऊपर आने लग जाती है, जितना हाई एल्टीट्यूड आपको नींद आएगी। नॉर्मली बेसिक नॉर्मल चीज़ होती है नींद देखना, वो टाइप से ये होती है कि आपको नींद आई रहती। और आप कैंप 2 से ऊपर आप ऑक्सीजन यूज़ करते हो, तो कैंप 3 से ऊपर हमारी ऑक्सीजन यूज़ होने लग जाती है। ऑक्सीजन मतलब वेट हैवी हो जाता है, शरीर में इतनी एनर्जी रह पाती है, क्योंकि खाने पीने का इतना चीज़ें होती नहीं। मैगी ले जाते हैं, दिन में एक मैगी बना ली, उसको पानी कैसे पीते हैं, पानी पीने के लिए हम एक ब्यूटेन गैस ले जाते हैं। ब्यूटेन गैस क्या आता है कि बर्फ़ में जमती नहीं है, कार्बन डाइऑक्सीजन ऑक्सीजन जम जाती है, तो ब्यूटेन गैस की वो आती है, कैन आता है, कैन आता है, और एक छोटे टोपिया टाइप हम ले जाते हैं। तो जैसे हमें पानी पीना है, बर्फ़ ठाई उस डाला उस टोपिया में, ब्यूटेन गैस से गर्म किया, हमारे पास मिल्टन टाइप बोतल होती है जिसमें गर्म पानी रहता है, उसमें भर लिया। और मैगी इसलिए जाते हैं कि मैगी एक तो 2 मिनट में मिल जाती है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ों का फ़ायदा, एक तो ब्यूटेन गैस मेरी बच की, क्योंकि मैं गैस लिमिटेड ले जा सकता हूँ, कितना कैरी कर सकता हूँ, लिमिटेड 1 या 2 ले जा सकता हूँ, उसमें गैस बचानी होती है। सेकंड, मेरे पास और चीज़ों बनाने के लिए टाइम लगेगा, और बेसिकली एफिशिएंट होती है सारी चीज़ें, एफिशिएंट होती है, कैरी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मेरे एक टॉफ़ी भी अगर मैं कैरी करूँगा ना, तो भी उसका मेरे को वेट लगने लगेगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाऊँगा तो वो इतना हैवी लगेगा, तो मैं उसको नहीं ले जा पाऊँगा। तो फिर वो मैगी है, आपको पूरे दिन में 1 या 2 मैगी आपने खा ली या पानी पीते रहो, तो आप टोटली फिजिकली आप वो हो जाते हो, हार जाते हो। इन मेंटली आप फिट होना चाहिए टाइम। अगर आपने मेंटली फिट हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कैंप 3 से हम सुबह उठते हैं 7 बजे, चलते हैं कि कैंप 3 से हम निकलते हैं। उसके बाद अचानक मौसम बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल तेज़ हवाएं चलती है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, और वो रास्ते में 8 घंटे का रास्ता, हम सुबह 7 बजे चलते हैं, और पूरा ट्रैफिक जाम टोटली ऊपर से नीचे तक, क्योंकि सारी टीम कैंप 3 में रुकी हुई थी। एकदम से सुबह मॉर्निंग में सब टीम निकलती है, और वही विंडो था ना, वही विंडो था, फर्स्ट वेदर विंडो था, क्योंकि फर्स्ट वेदर विंडो सारी टीम एक साथ निकली थी, और वो पूरा कैंप 3 से कैंप 4 तक ट्रैफिक पूरा जाम और टोटली। तो वो इतना जाम था, इतना डेंजरस टाइम था हमारे लिए। हम रेस्ट नहीं कर सकते थे एक पॉइंट बीच में भी, एक पॉइंट आए अब रेस्ट करे तो पीछे से इतना क्लाइंबर आता, तो उसको फिर आगे निकलना होता है। तो उसमें हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी, कि ऊपर से वेदर ख़राब, वेदर की जो स्पीड थी 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, स्नोफॉल होने लगा। ऐसी सिचुएशन आ गई, अब समझ नहीं आ रहा था नीचे जाएं या ऊपर जाएं। उस टाइम क्या थॉट्स आ रहे थे तेरे को, क्या दिमाग में चल रहा था? दिमाग में चल रहा कि बस ये प्रे कर रहे थे भगवान से वेदर अच्छा हो जाए, वेदर रुक जाए, लेकिन वेदर रुक नहीं रहा। गिव अप करने का मन नहीं करा? गिव अप का मन नहीं होता। मेंटली हम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आप इतनी हाइट पे जा चुके होते हैं, आप 7000 मीटर से ऊपर हो, आपको डायरेक्ट एवरेज दिखाई देता है, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और आपके मन में भी होता है कि मेरे को एवरेज क्लाइम करना है। लेकिन तो वेटिंग के साथ ये चीज़ होती है, आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हो ना जी, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करने लग गए तो उसके बाद गिव अप करने का जो वो होता है तुम्हारा, कि वो दूर हो जाता है कि अब इतना कर ही लिया तो क्या पता अब आ जाए। लेकिन माउंटेन में मेरी प्रायोरिटी की फर्स्ट प्राइज सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी को चूज़ करोगे, माउंटेन तो वही है। अब तो अगले साल भी अगर आप सेफ्टी को चूज़ नहीं किया आपने, आपकी कोई इंजरी होगी, तो वो उस माउंटेन को कभी क्लाइम ही नहीं कर पाओगे। तो माउंटेन की फर्स्ट रूल होता है सेफ्टी, सेकंड इज़ माउंटेन। अगर आप सेफ्टी को कोई भी चीज़ क्लाइम करो, अगर आपका वेदर विंडो, हमारी रिपोर्ट ठीक बताई गई थी, हम तो उसके अकॉर्डिंग गए थे। हमें अगर पहले बताया जाता वेदर विंडो ख़राब है तो हम शायद नहीं जा पाते ऊपर, क्लाइम नहीं करते ऊपर, वेट करते गुड वेदर विंडो का। तो दिमाग में ये थी कि चलो थोड़ा बहुत, अगर अब नेचर है वो तो कभी भी ख़राब हो सकता है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो एक प्रकृति है, हम तो एक रिपोर्ट ले रहे हैं मशीनों से या जिससे भी है। तो विंड की स्पीड इतनी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर थी, स्नोफॉल ऊपर से होने लगा, हवाएं तेज़ चल रही, बार बार हम हाथ और पैरों को मूवमेंट कर रहे हैं, इतनी ठंड लग रही थी हाथों में। बॉडी में क्या फील होता है उस समय? बॉडी में एक्चुअली मैं इतना ठंडा फील होता है उस टाइम, आपको डर रहता है फर्स्ट फाइट का, क्योंकि हाथों में स्नोफॉल हो रही, आप बार बार हार्नेस सेफ्टी अपनी चेंज कर रहे थे, एकदम मूवमेंट नहीं हो रही थी, स्नोफॉल ही ना गिर रहा, हाथों में बर्फ़ जा रही थी अंदर, ये डर होता है। तेरे को हुआ है फ्रॉस्ट बाइट? यस, मेरे को हुआ। कैंप 4 में मेरे को फर्स्ट फाइट हुआ था,
वहीं से मेरे को रिटर्न होना पड़ा। तो मैं अच्छा। बता रहा हूँ फिर आपको, मेरे को जो रास्ता था वो 8 से 9 घंटा था। उस रास्ते पर हमें सुबह 7 बजे चले, रात को 8:30 बजे तक हम कैंप 4 पहुँचे। 12 घंटे से ज़्यादा लगे। 12 घंटे से ज़्यादा लगे, पूरी बॉडी एडजस्ट, सारी एनर्जी ख़त्म, क्योंकि हमें एनर्जी। उसके बाद उस रात इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, हमें 1 नाइट वहीं स्टे करना पड़ेगा। और 1 नाइट स्टे का मतलब ये आता है कि कैंप 4 आप कभी भी स्टे नहीं करते। कैंप 4 आप शाम को कभी भी किसी भी हायर कैंप पे आप स्टे नहीं कर सकते। कैंप 4 लास्ट कैंप होता है किसी माउंटेन का। ठीक है। तो कैंप 4 आपको पहुंचना होता है सुबह 7 बजे चले तो शाम को 3 या 4 बजे। तो जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, वो 4 कैंप्स में डिवाइड होते हैं मोस्टली जो बड़े माउंटेन 8000 है वो 4 कैंप में डिवाइड होती है। इवन 8000 4 कैंप में डिवाइड होते हैं। जैसे कांचनजंगा हो गया, सस्सी पांगमा हो गया, चोयो हो गया। और आप 4th कैंप पे स्टे नहीं कर सकते, आपको बस जाना है, सबमिट करना है, वापस आना है। हमें टारगेट होता है 3 से 4 बजे आपको पहुंचना है। उसके बाद आप 3-4 घंटे आप रेस्ट करोगे, सो जाओ वहाँ ऑक्सीजन के साथ। इवन वैसे नहीं, विदाउट ऑक्सीजन सोगे तो आप सोते रह जाओ, डेथ हो जाए। तो तू अकेला था जब ये रात को, जब तुम ट्रैक? हम 7 बजे चले थे, हमारी टीम थी इसमें 2 मलेशिया के थे, एक मैं था, एक हरियाणा से एक लड़की और थी, एक और थी। तो वेदर इतना ख़राब हुआ, हम आगे पीछे हो गए सब टीमें, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा। तो हम कैंप 4 पहुँचे। कैंप 4 इतना मौसम ख़राब हुआ है कि आप एक कदम भी नहीं चल सकते, इतनी तेज़ हवाएं, इतनी तेज़ विंड, टेंट भी उड़ने लग रहे, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। आप माउंटेन में रहे हो, जब हवाएं चलती है और ऊपर बिल्कुल क्लियर, तो मौसम इतना ख़राब था। उस रात हमें वहीं स्टे करना पड़ेगा। और वहीं स्टे का मतलब यह है कि आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, आप ऑक्सीजन लगाए होते हैं। आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो आपको नाइट को उसके लिए चाहिए। अदरवाइज कैंप 4 3-4 बजे पहुँचते, रात को 8 बजे फिर सबमिट के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग में सीधा कैंप 2 आते हैं। अब आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन, अपने ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली वहाँ कैंप 4 में। आप ये सोचते हो दिमाग में ऑक्सीजन बचानी हमें, उस वजह से मेरी फर्स्ट बाइट हो गया पैर में, एक पैर में, लेफ्ट पैर में फर्स्ट बाइट हो गया। फर्स्ट बाइट हो गया। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पाएगा, ब्लड की मूवमेंट नहीं हो पाई रात को। मौसम इतना ख़राब मौसम में ना तो ऊपर जा सकते ना नीचे आ सकते। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू इज नॉट अवेलेबल, बिकॉज वो रिपोर्ट गलत थी। जी, वो रिपोर्ट गलत थी, सबसे मेन रीज़न इसका था। इवन सबसे ज़्यादा फर्स्ट बाइट इसी साल 2023 के अंदर आया। 155 लोगों की फर्स्ट बाइट हुआ है इस साल। 155 लोगों के जो आंकड़े थे, जो न्यूज़पेपर में आए थे, 155 लोगों के फर्स्ट बाइट हुए इस साल। इवन इंडिया से निशा लड़की थी गुजरात से, एक वो थी, एक मीनू थी, एक मैं था, और इवन काफ़ी क्लाइंबर है जिनके फर्स्ट बाइट हुआ। और एक टोटल आंकड़े जो बताए गए वो 155 के करीबन थे जिनके फर्स्ट बाइट इस साल हुआ। वो फर्स्ट वेदर विंडो के कारण, बैड वेदर के कारण। अगर वो वेदर रिपोर्ट अच्छी होती तो शायद फर्स्ट बाइट नहीं होते। इतना आंकड़ा पहली बार ही आया है लाइफ में फर्स्ट बाइट का। तो सबमिट हो पाया? सबमिट नहीं हो पाया फिर मेरा, क्योंकि कैंप 4 रह गया। कैंप 4 में ऐसी स्टेज में आ गए कि ना तो वहाँ से उस टाइम रिटर्न नीचे हो सकते हैं कि रात का टाइम विंड स्पीड इतनी तेज़ जा नहीं पाया। पैर में सूजन आ गई, मेरा पैर इतना फूल गया। फोटोज़ वगैरह? फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पैर मेरे सूज गया, पैर सूजने, क्योंकि हम तो माउंटेनिंग करते काफ़ी, तो उससे ये पता लगता है कि पैर सूजने का मतलब क्या, कि फर्स्ट बाइट होगा, ब्लड मूवमेंट नहीं हो रहा। तो माउंटेन में मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट इज प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी, सेकंड प्रायोरिटी सबमिट। अगर मैं वहाँ से सबमिट के लिए निकलूँ तो मेरे को सबमिट, अगले दिन सबमिट, उस दिन सबमिट नहीं हुआ, सबसे बड़ा लॉस हमारा ये हुआ। अगर उस दिन सबमिट हो जाता तो हमारी फर्स्ट बाइट भी नहीं हो पाता, क्योंकि उस दिन आपकी मूवमेंट होती, कंटिन्यू मूवमेंट होती, तो आपकी ब्लड का मूवमेंट होता, तो आप इजीली होते। वैसे ख़राब और नेचर के सामने कुछ नहीं। अगला दिन पूरे 24 घंटे निकल गए कैंप 4 पे, जो सबसे डेंजरस वाला, कैंप 4 पे कभी स्टे नहीं होता। तो कैंप 4 पे 24 घंटे निकले, पैर में सूजन आ गई। अब मेरे लिए रिटर्न करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। रिटर्न कैसे किया जाए, क्योंकि पैर इतना फूल गया एक पैर। तो जैसे तैसे करके मेरे को 2 दिन लगे कैंप 2 तक आने में। कैंप 2 तक आने में मेरे को 2 दिन लगे। इस दौरान में एक वो जो टाइम निकल गया माउंटेन में ना, कैंप 4 से तुमने डिसेंड कर लिया और कैंप 2 तक आने को तेरे को 2 दिन लगे, क्योंकि तेरा फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। कैंप 3 तक 1 डे। तो ये जो तू कैंप 4 से कैंप 2 पे आ रहा था, ये तेरे को शेरपा लेके आ रहे थे या फिर खुद? शेरपा मेरे साथ थे। नहीं, मतलब तेरे को रेस्क्यू कर रहे थे वो, या फिर तू चल के आ रहा था? चलना खुद को पड़ेगा फर्स्ट बाइट में भी। फर्स्ट बाइट में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रेस्क्यू आपका हो ही नहीं सकता। शेरपा आपको बस वही मैंने आपको बताया ना, मोटिवेशन दे सकता है भी आप जल्दी चलो। क्योंकि जब हम डाउन करते हैं तो डाउन में उतरने सबसे ज़्यादा इंजरी उतरने में होती है, चढ़ने में इतनी नहीं होती। उतरने में गलती से पैर फिसला तो आपको बिल्कुल हर चीज़ सेफ्टी से ध्यान देनी पड़ती है, आराम से उतरना पड़ता है। उस इतना टाइम लग गया कैंप 3, फिर मैं कैंप 2 आया, और कैंप 2 तक आते थे टाइम निकल जाता है। सो दिन फिर वहाँ से फिर बेस कैंप आया। अगले दिन बेस कैंप गया तो फिर मेरा
हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर से सीधा काठमांडू, फिर 1 से 1.5 महीना मेरे ट्रीटमेंट रहे, जो मैं बीमार रहे 1 महीना, क्योंकि वो नहीं पाता, ब्लड मूवमेंट नहीं हो पाता था। तो फिर वो सबसे भयानक पल था मेरे लिए। 1 महीना हॉस्पिटल में रहा काठमांडू एडमिट, उसके बाद इंडिया में रहा 20-25 दिन, तो करीबन उसमें 1.5-2 महीने 3 महीने मेरा रेस्ट चला। इस दौरान क्या सोचा, मतलब दोबारा क्लाइंब करना है या फिर गिव अप करना है? मतलब दिमाग में एक ही चीज़ थी, आप किसी एडवेंचर आपने माउंटेनिंग चूज़ किया तो उसमें आपको परेशानियां भी आएगी, कठिनाई भी, तो एक पार्ट है, हर गेम का एक पार्ट होता है। देखो आपको कभी मनोबल नहीं टूटना चाहिए, आपका माइंड हमेशा हिम्मत रखो। आप गेम है, कोई भी इंजरी हर गेम होती है, माउंटेनिंग ये इंजरी है। फर्स्ट बाइट एक माउंटेन है, सबसे पहले आप कहीं भी कोर्स करते हो किसी में सिखाया जाता है फर्स्ट बाइट आपको क्या। तो बस मैं मन में ये हिम्मत थी, और घर वालों ने मेरे को काफ़ी हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, गेम है, उसका वो भी होता है, इंजरी भी होगी, अगर आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे तो आप कब, वो बात है फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, फेलियर नहीं है तो उस सक्सेस का भी कभी मज़ा नहीं आता। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, गुड टाइम। तो फेलियर आपको किसी भी गेम, अगर आपने फेलियर देखा है तो आप इतना सक्सेस हो गए, क्योंकि आपको उस फेलियर का पता होता है। अगर सक्सेस आपने डांट लिया तो आप उसको, उस सक्सेस का कभी मज़ा भी नहीं ले पाओगे। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेनियरिंग, मेरे हिसाब से सक्सेस तो एक समिट है, जिस है ना? माउंटेनिंग का सक्सेस क्या है? माउंटेनिंग का सक्सेस अगर मेरी परिभाषा में बोला जाए तो ये नहीं कि अगर आपने सबमिट कर लिया तो ये सक्सेस, यू आर ए गुड माउंटेन की परिभाषा है कि आपने कितने साल माउंटेन में दिया है, आपने कैसे माउंटेन क्लाइंब किया है, कैसे आपने एक्सपीरियंस, अपना नया एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि हर एक माउंटेन का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया तो आप ये मत सोचना कि आई एम गुड क्लाइंबर या मेरे से बड़ा कोई क्लाइंबर नहीं है, ये सब चीज़ गलत है। एवरेस्ट से भी डिफिकल्ट क्लाइंब्स होते हैं। या देयर आर लॉट ऑफ मैनी माउंटेन जो एवरेस्ट से काफ़ी डिफिकल्ट है। इवन जैसे अन्नपूर्णा हो गया, इज वेरी, इसका सबमिट रेशियो 33% है। सबमिट रेशियो 33% है, क्योंकि फर्स्ट उसमें 2 चीज़ें रहती है, एक तो इंक्लाइंड है थोड़ा, और दूसरा उसमें क्या कहते हैं कि इंजरीज ज़्यादा होती है, वेदर ज़्यादा ख़राब रहता है। अन्नपूर्णा K2 गया, K2 भी काफ़ी टफ माउंटेन है, अन्नपूर्णा काफ़ी टफ माउंटेन है। तो कई माउंटेन ऐसे जैसे सिपांग हो गया, और कई माउंटेन जो काफ़ी टफ है इनसे भी, लेकिन एवरेस्ट को इसलिए माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे टॉप है। ठीक है। एज वी आर मूविंग इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, कुछ हमारी टीम है लाइट ट्रैवल्स की, तो उनके कुछ सवाल थे। तो जब आप आ रहे थे तो आपके आने से पहले मैं थोड़ा सा वो था, कॉन्शियस था कि मैं क्या सवाल पूछूंगा एंड किस तरीके से बातचीत करनी है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप लोग, अगर नरेंद्र आपसे मिलते, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ है, तो अगर आप लोग के समय में वो आते तो आप क्या क्या सवाल पूछते। तो उनके कुछ सवाल हैं जो मैंने लिखे थे, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट में इसको लेते हुए चलें। सो पहला सवाल है जो प्रतीक का है, वो है माउंटेनियरिंग के लिए, मतलब माउंटेनियर बने कैसे, क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या गाइड रहता है, एक बंदा कैसे माउंटेनियर बन सकता है? देखिए, अगर आपको माउंटेनिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप बेसिक कोर्स कीजिए। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है जिसको BMC शॉर्ट में बोलते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में 6 इंस्टीट्यूट है। पहले नंबर पर JIM होगा पहलगांव जम्मू कश्मीर, सेकंड नंबर NIM उत्तरकाशी, थर्ड नंबर अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली, चौथा नंबर निमास अरुणाचल प्रदेश में, 5वां नंबर HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में, छठा में सिक्किम। तो आप उनमें पहले उनकी साइट पे जाइए, उनका बेसिक कोर्स होता है 1 महीने का, उसमें आप अप्लाई कीजिए। उसमें करीबन किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी में 1 साल की वेटिंग है, किसी में 6 साल की वेटिंग, 6 महीने की वेटिंग है, तो आप उसका वेट कीजिए और उसके बाद आप बेसिक कोर्स करो। उसमें आपको सारी टर्म एंड कंडीशन, बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, कैसे माउंटेनिंग कैसे इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, कैसे, तो आपका एक स्टार्टअप वहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर आप एडवांस या किसी माउंटेन क्लाइंब कीजिए, तो माउंटेनिंग का स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम सिंह का, ये पूछते हैं कि कितने पैसे लगते हैं एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में, और अगर इतने लगते हैं तो लोग चढ़ते क्यों हैं? देखिए, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में मैंने अभी बताया कि अभी 25 लाख रुपए लगते हैं, पहली बात। सेकंड बात, लोग क्यों चढ़ते हैं? एक माउंटेनिंग जैसे एक आपको गेम खेलते हो, कोई भी गेम हो, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो, एक माउंटेनिंग का एक गोल होता है लास्ट। जैसे हर एक गेम का एक टॉप ओलंपिक होता है, ओलंपिक से ऊपर कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा माउंटेनिंग का क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट, तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन ये सोचता है यार मैं ओलंपिक खेलूँ, तो हर एक माउंटेन ये सोचता है यार मैं एवरेस्ट क्लाइंब, अगर मैं एक अच्छा माउंटेन तो एवरेस्ट क्लाइंब मेरे को करना, उस चीज़ के शिखर तक, उस शिखर तक पढ़ना। तो उसका एक शिखर एवरेस्ट है और स्पोर्ट्स का एक शिखर ओलंपिक है।
ठीक है. नेक्स्ट मोनिका पूछती है कि व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन व्हेन यू आर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, आपको क्या क्या थॉट्स आते हैं और डर नहीं लगता क्या, और अगर लगता है तो हाउ डू यू डील विद इट? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे आपको माउंटेन में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका डर भय खत्म होता जाएगा. जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना आपका डर मिटेगा. आप घर बैठे अगर एवरेस्ट की वीडियो देखोगे तो आप इतना डरोगे, यार माउंटेन तो काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती. आप 5,000 करो, 6,000, 7,000 करो माउंटेन, और आपका जो डर भय है, ये चीज़ें अगर आपका डर भय रहेगा तो आप माउंटेन क्लाइंब ही नहीं कर पाओगे. आप क्रेवास से देखोगे रिटर्न बैक हो जाएगा, यार मेरे से नहीं हुआ. तो जो डर भय है ये सब खत्म हो जाते हैं. आप रियलिटी पे बिलीव कीजिए, प्रैक्टिकली माउंटेन क्लाइंब कीजिए 5, 6, 7,000, तो आपको ये डर भय खत्म होगा. सेकेंड पॉइंट है, वो कह रहे कि अगर आप जब आप एवरेस्ट पे जा रहे थे कि क्या थॉट्स आ रहे थे और क्या थॉट, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका ना थॉट आते नहीं है. जब आप 6,000 से ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाते हैं तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ होती है. आपको जो थॉट वोट है ये नीचे तक आते हैं, जहाँ ऑक्सीजन लेवल फुल होती है वहीं आप सोचते हो यार मैं बर्गर खा लूँ, यार मैं वहाँ 3 दिन चढ़ के आ जाऊँगा, ये करूँगा. तो 6,000 से ऊपर जाओगे आपका थॉट नहीं आता, सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है. बस आपके पास दो ही थॉट आते हैं, जल्दी से जल्दी बस माउंटेन को सबमिट करो, रिटर्न बैक हो. सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी के साथ सेफ्टी चीज़ें दिमाग में होती है. हमारे दिमाग में दो चीज़ आती है, वेदर अच्छा हो जाए, इजीली सबमिट करें और जल्दी से जल्दी नीचे आ जाए. बस हमारे दिमाग में एक ही थॉट होता है और माउंटेन में कोई थॉट नहीं होता. और माउंटेन्स में बेसिक चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है ज़िंदगी में, जैसे पानी जी, एयर जी, और नॉर्मल चीज़ें, किसी का साथ. किसी का साथ. माउंटेन में हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. माउंटेन में ये नहीं मानता कि माउंटेन क्लाइंब करके आप रिटर्न, माउंटेन आप डिसिप्लिन सीखते हो, पंचुअलिटी सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, कितना एक्सप्लोर होते हो. इतना शायद किसी भी गेम और किसी भी जगह आप एक्सप्लोर होते हो. आपको अब जैसे मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँ, मेरे साथ हर कंट्री के लोग हैं, उनका मैं कल्चर जानूंगा, उनकी वे ऑफ लैंग्वेज जानूँ, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, हर चीज़ें जानूंगा. डिसिप्लिन हो गया, इवन पंचुअलिटी, इवन मोटिवेशन हो गया. तो काफ़ी चीज़ें माउंटेनिंग में सीखने को मिलती है जो आपके रूटीन लाइफ में आपको यूज़ होती है. सबसे तगड़े माउंटेनर कौन से होते हैं, कौन सी कंट्री के होते हैं? सबसे तगड़े माउंटेन शेरपा ही होते हैं. अगर मैं बताऊँ, शेरपा से तगड़ा वर्ल्ड में कोई माउंटेन नहीं होते हैं. इवन नीमसदाई है जो वर्ल्ड के टॉप है, वो भी नेपाल शेरपा ही है. वो ब्रिटिश आर्मी में पहले जॉब करते हैं, इवन वो नेपाल से बिलोंग करते हैं. उन्होंने 14 पीक 6,000 में क्लाइंब किए, 6 मंथ में. सॉरी. जब आप ये एहसान का सवाल है, जब आप किसी पीक को सबमिट करते हो, क्लाइंब करते हो फाइनली, तो वो फीलिंग कैसे होती है? देखिए जब आप सबमिट पे होते हो, जब हम सबमिट हो पाते तो हमारे अंदर एक इतनी अच्छी फीलिंग होती है. हम सोचते हैं यार हमने पूरा विश्व जीत लिया, चाहे वो कोई भी माउंटेन हो. तो आप जब, क्योंकि आपको उस माउंटेन पर चढ़ने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी स्ट्रगल लगता है, टफ बीच में पार्ट होता है. लास्ट के मतलब आपके लास्ट के ना कोई माउंटेन 100-200 मीटर आपके लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है. और आपको फिर जब आप टॉप पे पहुंचते हो, एक फिर से आपको 100% एनर्जी आ जाती है आपके अंदर. ये लगता है यार मैंने तो पूरा विश्व जीत लिया. तो उस टाइम फीलिंग इतनी गुड होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मतलब बयान नहीं कर पाते हम इन चीज़ों को. तो एक वो अलग ही फील होता है अगर आप किसी भी माउंटेन को आप जब करते हो. और अलग ही मतलब आप ये उनको, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप कोई भी माउंटेन क्लाइंब करो उसके बाद आप फील करके देखो भी उसकी फीलिंग क्या होती है. वो अलग ही फील होता है. जैसे अगर आपने ओलंपिक जीत लिया तो उसके बाद क्या फील आपका, जिसका आप ये होते हैं मैंने, क्योंकि सबसे बड़ा मेन फील ये होता है कि हमने इंडिया का फ्लैग वहाँ होस्ट कर दिया और देश का फ्लैग होस्ट करते हैं, तो एक अलग ही जुनून चढ़ता है. तो बिल्कुल. सेकंड लास्ट सवाल है अंशु सिंह का, कि कभी डेथ फेस हुई है माउंटेन में खुद से, मतलब मौत का कितनी पास से सामना हुआ है? देखिए मौत का तो हमें पास से सामना होते रहता है, क्योंकि मौत बिल्कुल सामने, जब हम क्रेवासेस क्रॉस करते हैं, इवन रिज क्रॉस करते हैं, तो एक गलती आपको सीधे मौत के मुँह ले जाती है. तो इवन मौत का तो हमारे से डेली सामने होता है. अगर हम बड़े माउंटेन क्लाइंब करते हैं, हर पॉइंट पर मौत होती है. तो डर खत्म नहीं हो जाता? डर खत्म हो जाता है हमारा. तो डर, हम दिमाग में डर रहता ही नहीं ना, इसलिए तो हम माउंटेन क्लाइंब कर पाते हैं, इसलिए हम क्रेवासेस क्रेवासेस. अगर हमारे अंदर डर रहेगा तो हम क्लाइंब नहीं कर पाएंगे. हम सोचेंगे यार मौत आएगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, नहीं इवन क्रॉसेस के. तो ये जो डर है ये हम खत्म हो जाते हैं अच्छे माउंटेन के आप एक्सपीरियंस के साथ खत्म होते हैं. एकदम टाइम नहीं खत्म नहीं होते, धीरे धीरे टाइम लगता है, 6 महीने साल लगते हैं. फिर आपको जो डर है, अगर आपके डर रहेगा तो आप क्लाइंबर नहीं बन पाओगे, आप क्लाइंब ही नहीं कर पाओगे. तो डर भी आपको ख़त्म करने पड़ता है. एक दिमाग में ना, जैसे डॉक्टर होता है, अगर हम एक आम आदमी डॉक्टर देख के इंजेक्शन देता है करता है, तो हम आम आदमी नहीं देख पाता. डॉक्टर बनने के लिए चीज़ों को डर भय ख़त्म करना पड़ता है. इसी प्रकार माउंटेन होता है. अच्छे माउंटेन आपके डर भय टाइम के साथ ये चीज़ें निकल जाती है दिमाग से. ठीक है.
लास्ट सवाल है, ये मेरा है ठीक है। जैसे मेरे को ये जानना था कि जब हमने BMC कोर्स करा, तू भी जानता है BMC में हम दोनों ही बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थे, कुछ और ही करना था लाइफ में, बट आज यहाँ पे है। तो मुझे याद है BMC करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई, मतलब मेरी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं BMC करके आया तो BMC में हम 10-10, 20-20 किलो के बैग्स अपने कंधे पे डाल के ट्रैक करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, बहुत रिगिड मतलब सिचुएशंस में रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, मैं घर आ रहा था और आई थिंक दिवाली के आसपास हमारा कोर्स ख़त्म हुआ था। जब मैं घर आ रहा था तो मेट्रो में मैं खड़ा हुआ था एंड मैंने कुछ लोगों को सीट के ऊपर कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा उसके ऊपर झगड़ते देखा, और मैं खड़ा हुआ वहाँ पे अपना बैग वैग लेकर, और मुझे लगा कि कितना छोटा मुद्दा है ये, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ पे करने का। तो वैसा कोई इंसिडेंट, तो मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव इस वे में चेंज हुआ कि मैंने इतनी बुरी सिचुएशन देखी कि मुझे अब बिल्कुल सिचुएशन का कहते हैं बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। हाँ। आप इतने सेफ जो एक सीट के लिए आपको ट्रायल भी 15 से 20 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम हम मान सकते हैं, उसके लिए आप इतना झगड़ रहे हो, आप इतनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में आप यूज़ कर रहे हो। तो तेरा कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आफ्टर माउंटेनियरिंग या फिर कोई माउंटेन क्लाइंब करने के बाद? देखिए माउंटेनिंग क्लाइंब करने के बाद आपका एक सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में, मतलब हर एक उसका है ना लाइफ में, क्योंकि माउंटेनिंग एक टीम गेम स्पीड, मैं आपको बताता हूँ, टीम स्पोर्ट है। बिल्कुल टीम स्पोर्ट। आप कोई भी माउंटेन का तो टीम की आपको सबसे ज़रूरत होती है। इवन टीम में अच्छे सेम क्या कहते हैं सेम एनर्जी वाले माउंटेन नहीं होते कि कोई कमज़ोर भी होता है कोई भी होता है, तो माउंटेन में एक दूसरे की हेल्प करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप माउंटेनिंग करते हो उसमें आप सबसे एक हेल्प वाला चीज़ें सीखते हो, वो सबसे। अब उसके बाद अगर आप माउंटेनिंग के बाद यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प जरूर करोगे। तो माउंटेनिंग में सबसे पहला पॉइंट एक हेल्प का है। माउंटेन्स मेक यू हम्बल। बिल्कुल हम्बल, ऐसे आपको हम्बल रहना पड़ता है, एक बिल्कुल पोलाइटनेस रहना पड़ता है किसी के प्रति। तो आप हेल्प जरूर करो, एक हेल्प है ना सीख जाते हो किसी की भी दूसरे, चाहे वो किसी भी टाइप की हेल्प हो, इवन फिजिकली हो मेंटली हो, क्योंकि माउंटेन में फिजिकली भी ज़रूरत होती है मेंटली भी ज़रूरत होती है। तो आप एक फिजिकली और माउंटेन आप हेल्प करते हो एक सामाजिक जीवन में, सोशल, तो आम लोगों के लिए सबसे इवन अपने को हेल्प वाला बनना चाहिए। हम समाज में क्या हो कि अब माउंटेनिंग करते हैं, समाज में क्या मैसेज आता है, अगर समाज में हम हेल्प करेंगे तो ये लगेगा, उनको भी लगेगा कि माउंटेनिंग के कारण आज ये हेल्प कर पाए हैं। दूसरा, हम्बल रहते हैं हम, पोलाइटनेस रहती है, हमारी बॉडी का बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाती है, डिसिप्लिन में रहते हैं हम, पंचुअल रहते हैं, और कैसे खाना, इवन माउंटेनिंग करते थे हम खाने पीने का काफ़ी चीज़ों पर हमें ध्यान रहता, टाइम का रहता था। और उसके बाद फिजिकली हम फिट रहते हैं, और एक समाज सोसाइटी में भी एक मैसेज देते हैं या फिजिकली फिट रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर अगर बीमारी लगी रहेगी तो आप चाहे कितना ही पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कुछ खा भी नहीं पाओगे। अगर डायबिटीज़ है तो आप मीठा भी नहीं खा पाओगे। तो फिजिकली फिट का भी एक संदेश आता है, इससे मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, और वो चीज़ आपकी चाहे स्टडी उसमें भी काम आती है। तो कहने का मतलब कई चीज़ें हम माउंटेनिंग में सीखते हैं जो एक समाज और सोसाइटी के लिए भी वो एक अच्छा संदेश होता है। तो मतलब आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव, पॉजिटिव बिल्कुल इम्पैक्ट लेके पॉजिटिव है, आपका माइंड भी एक पॉजिटिव रहता है। ठीक है भाई, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड टुडे, कोई ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसा लास्ट पार्टिंग वर्ड्स जो तू व्यूवर्स को या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है माउंटेनियर्स की उनको देना चाहे तो प्लीज़। देखिए ऐसा है कि आज के दिन एडवेंचर में हर एक बच्चा जाना चाहता है, इवन एडवेंचर में, क्योंकि लोग दिखते हैं, और पहले इतना नहीं होता था, अब लोगों को स्कोप भी लगने लगा एडवेंचर में, और फिटनेस पे भी लोग ध्यान देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे फिट रहिए, हेल्थी रहिए। आप एडवेंचर में ट्रैकिंग जरूर किए, कम से कम आप ट्रैकिंग करो। ट्रैकिंग से आप बहुत चीज़ें सीखते हो, एक तो एक्सप्लोर होते हो, नई जगह जाते हो, कैसे हम सोते हैं, नेचर से कनेक्ट भी होते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सप्लोर होइए, जाइए, एडवेंचर को आप प्रमोट कीजिए। हम तो खुद प्रमोट करते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी अगर माउंटेन रिलेटेड आपको पूछना है तो मोहित है 24 आवर अवेलेबल, आप कुछ भी इनसे पूछिए, जितना पूछोगे उतना आपको ये बता पाएंगे। इवन आपको ट्रैकिंग, ये इनकी कंपनी भी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, ट्रैकिंग भी कराते हैं, इनको मौका दीजिए। और इवन आप माउंटेन के बारे में कुछ भी आपको किसी को पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी। मैंने पैसे नहीं दिए इसको, हाँ, ये खुद प्यार से बोल रहा है। तो हम हमारा ये मैसेज है समाज सोसाइटी को, हम तो प्रमोट कर रहे हैं माउंटेनिंग, चाहे मैं अलग फील्ड में कर रहा हूँ, मोहित अपने भी अलग फील्ड में कर रहे हैं, तो भी आप ट्रैकिंग कीजिए, उसमें जाइए। तो बस एक यही संदेश है मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आई होप तेरे को मज़ा आया हो। जी जी ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज आई पर्सनली लाइक्ड इट। ओके, इट वाज ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू।